हेलो गाइस, वेलकम टू कूल डेव। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग रेस्ट एपीआई किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं वन एप्लीकेशन के अंदर। तो इसमें हम लोग बैकएंड के लिए हमारा एक्सप्रेस जेएस, नोड जेएस और मोंगोडीबी यूज़ करेंगे और हमारा फ्रंट एंड के लिए अपना प्यारा रिएक्ट को यूज़ करेंगे। तो इस ट्यूटोरियल में हम लोग सब कुछ बिल्कुल स्क्रैच से बनाएंगे। अगर आपको रेस्ट एपीआई बनानी नहीं आती है तो भी ये पूरा कम्प्लीटली जो ये ट्यूटोरियल है बिगनर्स फ्रेंडली है। तो हम लोग इस पूरे ट्यूटोरियल सीरीज़ में हर एक पॉइंट बिल्कुल स्क्रैच से कवर करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा फ्रंट एंड का फोल्डर है, इस पे मैंने प्योर सिंपली अपना वाइट को इंस्टॉल कर लिया है। यहाँ पे आप कमांड देख सकते हैं, ये कमांड है npm create white @latest। यहाँ मैं फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर था, इसलिए मैंने डॉट इस तरीके से स्लैश लगाया। यहाँ से आप करके अपना फ्रंट एंड एप्लीकेशन को कर सकते हैं। इसके बाद आपको npm इंस्टॉल करना है और आपका जो सारी डिपेंडेंसीज हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगी। तो ये हमारा फ्रंट एंड है। बैक एंड फोल्डर बिल्कुल ही एम्प्टी है। तो यहाँ पे मैं सब कुछ, हर एक चीज़ प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से सर्वर को क्रिएट करना है, किस तरीके से राउट्स बनाने हैं, किस तरीके से कंट्रोलर्स बनाना है, सब कुछ मैं बिल्कुल स्क्रैच यहाँ पे समझाऊंगा। साथ ही हम लोग यहाँ पे किस तरीके से एनवायरनमेंट वेरिएबल को यूज़ करते हैं। मतलब मैं इस ट्यूटोरियल में आपको हर एक चीज़ें बिल्कुल इस प्रो लेवल पे हम लोग काम करेंगे कि जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम लोग इस बैकएंड को डिप्लॉय करेंगे तो यहाँ पे रेस्ट एपीआई बनाते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम लोग बेस यूआरएल नहीं डालते हैं इनवी फाइल पे। तो अगर बाय द वे बैकएंड जब हमारा डिप्लॉय होता है तो लोकलहोस्ट 5000 पे नहीं होता है, वो किसी दूसरे को कोई भी यूआरएल मिल सकता है हमें, ठीक है। तो उस डोमेन यूआरएल को हम लोगों को यहाँ रिप्लेस करना होता है तो कई बार बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग उस बेस यूआरएल को एक एनवी फाइल बना के स्टोर कर लेते हैं। तो हम लोग सीखेंगे वाइट ऐप के अंदर किस तरीके से आप एनवायरनमेंट वेरिएबल को यूज़ कर सकते हो। रिएक्ट ऐप के अंदर तो प्रोसेस.env से हम लोग यूज़ कर लेते हैं। वाइट में थोड़ा सा चीज़ें अलग हैं, इस चीज़ को हम लोग मैनेज करेंगे और साथ ही देखेंगे बैकएंड में किस तरीके से हम लोग सारी चीज़ों को वेल ऑर्गेनाइज वे पे क्रिएट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में कवर करेंगे। तो यहाँ मैंने जो हमारा ट्यूटोरियल है इसके बारे में मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं आज इस ट्यूटोरियल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमारा मोटिवेशन और भी ज़्यादा बढ़ता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई भी डाउट आता है या कोई भी सजेशन आप देना चाहते हैं या किसी भी और टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं, उस पर आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले आप अपने यहाँ पे बैकएंड का फोल्डर ओपन कर लेंगे। इस तरीके से हम लोगों ने अपने बैकएंड का फोल्डर को ओपन कर लिया। अब सबसे पहले हमें क्या करना होता है, क्योंकि बैकएंड फोल्डर आप देख सकते हो पूरा एम्प्टी है। सबसे पहले हमें यहाँ पे package.json फाइल को इनिशियलाइज करना होता है। तो उसके लिए आपको लिखना होगा npm init इस तरीके से। इससे पहले अगर आप यहाँ पे बैकएंड डिज़ाइन नोड.js, हो सकता है आप लोग ये सारी चीज़ें पता हो तो नोड.js आपको इंस्टॉल करना होगा, उसी से हम लोग का npm नोड पैकेज मैनेजर मिलता है। तो यहाँ पे npm init किया तो यहाँ से हमारा package.json फाइल जो होगी हमारी इनिशियलाइज हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा npm init, ओके, या npm init, यहाँ पे पैकेज नेम पूछ रहा है, ये हमारा बैकएंड रहेगा। वर्जन आप डाल सकते हो, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि रेस्ट एपीआई है। और एंट्री पॉइंट index.js, इसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल है, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ पे गेट को अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग इनिशियलाइज नहीं करेंगे, बाद में इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। और इसका यहाँ पर हमारा कीवर्ड है, ऑथर में हम लोग कूल डेव इस तरीके से डाल देता है, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पे यस करना है। यहाँ पे आपकी JSON फाइल बन के रेडी हो गई है। अब आप यहाँ JSON फाइल में देख सकते हो कि आपके पास क्या क्या इन्फो है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास नेम, वर्जन, डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट्स हैं और ऑथर है, बस। अब यहाँ पे समय आ गया हम लोगों को कुछ डिपेंडेंसीज़ को इंस्टॉल करने का। तो क्योंकि जैसा मैंने आप लोग बताया नोड.js, हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेस के साथ जाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना होगा। साथ ही मैं ये भी बताने वाला हूँ कि हम लोग किस तरीके से डेटा अपने डेटाबेस पे स्टोर करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे मंगूस को यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम लोग एक्सप्रेस.js मंगूस का यूज़ किए। अपने बैकएंड एप्लीकेशन को फ्रंट एंड एप्लीकेशन से कनेक्ट कराने के लिए हमें एक कोर्स पैकेज की ज़रूरत पड़ती है, ये मैं बताऊंगा आपको इसका यूज़ कहाँ होगा आगे।
तो वो मैं बताएंगे, आप साथ ही साथ इस डिपेंडेंसी को भी इंस्टॉल करते हुए चलें। तो हमारे पास एक्सप्रेस हो गया, मंगोज हो गया, कोर्स हो गया। इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में मैं इमेजेस को नहीं टैकल कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी रेस्ट एपीआई का वीडियो काफ़ी लॉन्ग होगा। इसके जो अगला वाला जो इसका पार्ट 2 है उस पर हम लोग फ्रंट एंड से किस तरीके से आप इमेज को मंगाते हो, उस इमेज को किस तरीके से क्लाउडनरी और AWS में स्टोर कराते हैं, तो ये दोनों ही चीज़ें हम लोग उसके अगले वाले वीडियो ट्यूटोरियल पे कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक्सप्रेस.js ले लिए, हमारा मंगोज ले लिए और कोर्स पैकेज को हम लोगों ने यहाँ पे 3 पैकेज ले लिया और यहाँ पे हमने इसे इंस्टॉल कर देंगे। तो ये हमारी डिपेंडेंसी यहाँ पे इंस्टॉल हो रही है। जब तक ये इंस्टॉल हो रही है तब तक हम लोग अपना फोल्डर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो backend.json फाइल है। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो main.index.js फाइल है। तो इस JSON वाली इस फोल्डर के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो सर्वर फाइल जिसमें हम लोग सर्वर का कोड लिखेंगे उसको हमेशा index.js फाइल इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों को कुछ फोल्डर्स की रिक्वायरमेंट है। पहला फोल्डर की जो रिक्वायरमेंट है वो होगा आपका कॉन्फिग। ठीक, इसके अंदर हम लोग DB फाइल और एनवायरनमेंट फाइल रखेंगे। उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसके बाद हमें एक फ़ोल्डर की और ज़रूरत है जिसका नाम होगा कंट्रोलर, जिसके अंदर हम लोग अपने राउट्स के फंक्शंस रखेंगे। ये हो गया हमारा कंट्रोलर्स। कंट्रोलर्स के बाद हमें एक फ़ोल्डर और चाहिए जिसका नाम एक मिनट, बैकएंड के अंदर चाहिए एक फ़ोल्डर और चाहिए हमें जिसका नाम होगा हमें क्या, राउट्स। ठीक है, एक हम लोग को फ़ोल्डर चाहिए जिसका नाम होगा आपका राउट्स, क्योंकि अब यहाँ पे मंगोज का यूज़ मैं कर रहा हूँ, मतलब MongoDB डेटाबेस का यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके लिए हमें स्कीमा चाहिए। तो एक स्कीमा के लिए हम लोग मॉडल्स नाम से फ़ोल्डर बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया। ठीक है भाई, कंट्रोलर के अंदर कंट्रोलर्स रहेंगे, राउट्स के अंदर राउट्स रहेंगे, मॉडल्स के अंदर स्कीमास रहेंगी। यहाँ पे DB.js फाइल और .env फाइल हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं। एक फ़ाइल का नाम रहेगा हमारा .env। इसके बाद एक फ़ाइल और हमारे पास रहेगी जिसका नाम होगा database.js। ठीक है, यहाँ पे हमारा database.js नाम से 2 फाइल हमारे पास आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे कंट्रोलर्स हैं, यहाँ पे राउट्स हैं। तो अभी इन चीज़ों को हम लोग आगे समझते हैं किस तरीके से क्या चीज़ें काम करती हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे आगे समझते हैं। तब तक हमारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाए। मेरे को लगता है मेरा नेट थोड़ा सा स्लो है इसलिए टाइम ले रहा है, बट खैर हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको CLS करते हैं। एक पैकेज और मिस हो गया क्योंकि env फाइल हम लोग यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। उसके लिए हम लोगों को एक .env करके पैकेज होता है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी अपनी env फाइल के पाथ को सेटअप करने के लिए। तो जब तक ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम लोग अपने यहाँ पे एक चीज़ और पैकेज.json फाइल के अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हमारी डिपेंडेंसीज आ रही हैं। यहाँ पे क्योंकि मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टेटमेंट को यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, तो इस चीज़ को सिर्फ यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे टाइप लूँगा कि भाई मैं कौन से तरीके से काम करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं common.js यहाँ पे हमें मॉड्यूल यूज़ करना है इस तरीके से। ठीक है, आप यहाँ पे इस तरीके से मॉड्यूल यूज़ कर लेंगे। ओके, कंपेयर। ठीक है, और ये चीज़ है यहाँ पे, कॉन्फ्लिक्ट आ गया है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, रिजॉल्व हो जाएगा ये भी। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक समथिंग हैपन, package.json फाइल थी और हम लोगों ने इसे कॉन्फ्लिक्ट हो गया है ये चीज़ यहाँ पे, क्योंकि हमारी .env की डिपेंडेंसी नहीं आई। तो यहाँ पे मैं इसे दोबारा से इंस्टॉल कर लेता हूँ। हालांकि ऐसे कभी होता नहीं है, बट पता नहीं क्यों हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग के यहाँ पे एक डिपेंडेंसीज नहीं है तो उससे हम लोग दोबारा से इंस्टॉल कर लेंगे और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जब तक ये हमारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो रही है तब तक मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको आना है। सबसे पहले आपको लिखना है इंपोर्ट। इस इंपोर्ट स्टेटमेंट के लिए मैंने वहाँ टाइप मॉड्यूल किया, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, कुछ इस तरीके से इंपोर्ट एक्सप्रेस किया। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक्सप्रेस कर लिया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे हमारे एक्सप्रेस के लिए, const app इक्वल टू एक्सप्रेस, इस तरीके से।
यहाँ पे आपने इस तरीके से आपको कर देना है। इसके बाद अब हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें और चाहिए, जैसे यहाँ पे हमारी डिपेंडेंसीज हो गई हैं, ठीक है। अब सबसे पहले अपनी बार JSON फाइल के अंदर आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कोर्स हो गया, .env हो गया, एक्सप्रेस हो गया, मंगोज हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइप मैंने मॉड्यूल यूज़ किया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ रनिंग स्क्रिप्ट्स डालेंगे डेवलपमेंट के लिए भी और हमारे प्रोडक्शंस के लिए भी। तो डेवलपमेंट के लिए हम लोग यहाँ पे डेव से जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे, मैंने अपने सिस्टम पे ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है नोडेमॉन, ठीक है। तो आप npm इंस्टॉल नोडेमॉन ग्लोबली कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से लिखूँगा नोडेमॉन। अब आप यहाँ पे ध्यान दो index.js पैकेज JSON फाइल, तो यहाँ पे मैं index.js फाइल लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ भाई, यहाँ पे index.js फाइल इसलिए यहाँ पे लिखना। और दूसरी चीज़, हमारी पैकेज.json के ठीक ऊपर index.js फाइल है, ये किसी भी फोल्डर के अंदर नहीं है। अगर आप किसी भी फोल्डर के अंदर डालते हो तो वो बात आपको यहाँ पे देना है, कहाँ पे, इस जगह पे /folder/index.js, और यहाँ पे भी मेन पे भी आपको इसी तरीके से करना होगा। बट यही एक फॉर्मेट है, हम लोग हमेशा इसी पैराडिज्म पे काम करते हैं, तो आप लोग भी इसी पैराडिज्म को फॉलो कीजिए, ठीक है। नोडेमॉन index.js, और इसके बाद आपको यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए देना है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे स्टार्ट। जब इसको डिप्लॉय करेंगे तो इन कमांड की हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है, नोड, और यहाँ पे हम लोग index.js इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इंपोर्ट एक्सप्रेस के लिए हम लोग और भी कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी है, उसे भी इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट मैंने आपको यहाँ पे कोर्स बताया था, तो ये क्रॉस ओरिजिन एरर्स को सॉल्व करता है, उसके लिए इसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसे भी इसका यूज़ कैसे होगा मैं जब फ्रंट एंड से कनेक्ट करूँगा तब मैं आपको बताऊँगा, ठीक। अभी आपको सिंपली इसे यूज़ करना है और इसे इंपोर्ट कर लेना है। इसके बाद क्योंकि मैं env फाइल को इंपोर्ट कर चुका हूँ, तो अब यहाँ पे मतलब env फाइल को डिक्लेयर कर चुका हूँ, तो अब उसके लिए मुझे .env पैकेज को यूज़ करना होगा, तो मैं वो करूँगा। सबसे पहले आपको लिखना है इंपोर्ट, इस तरीके से ब्रैकेट देना है, और इसके बाद लिखना है फ्रॉम .env पैकेज के अंदर एक हमारा कॉन्फ़िग है, इसे हम लोगों को इस तरीके से ले लेना है। इसके बाद आप जहाँ पे अपना ऐप को इंस्टेंस क्रिएट किए हो, इसके ठीक नीचे आपको यहाँ पे इस तरीके से लिखना है कॉन्फ़िग के अंदर इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाना है। इसके अंदर आपको एक पाथ प्रॉपर्टी मिलती है, पाथ प्रॉपर्टी के अंदर हमें एक पाथ देना है जो कि रहेगा /config, मतलब कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर हमारे पास .env नाम की फाइल है, ठीक है। बहुत सही। अब इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, env फाइल के अंदर हमें एक पोर्ट दिखाना है जिस पोर्ट पे हमारा सर्वर चलेगा। तो इसके अंदर हम लोग इस तरीके से पोर्ट लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग 5000 लिख देंगे कुछ इस तरीके से कि हमारा सर्वर 5000 में चलने वाला है। यहाँ से env फाइल को हटाते हैं, JSON फाइल को क्लोज करते हैं, और ठीक इसके नीचे आपको लिखना है const, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है पोर्ट के बाद आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, process.env.port पोर्ट, इस तरीके से आपको लिखना है। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग कुछ अपने मिडल वेयर्स को क्रिएट करेंगे, जैसा पहला app.use आपको इस तरीके से लिखना है। इसके बाद आपको लिखना है express.json, क्योंकि हम लोग REST API में आप फ्रंट एंड से JSON फॉर्मेट पे डेटा लाओगे और बैक एंड से JSON फॉर्मेट पे डेटा भेजोगे, इसलिए एक्सप्रेस सर्वर को आपको बताना है कि भाई मैं JSON फॉर्मेट में डेटा यूज़ करूँगा। तो वो मिडलवेयर बता रहा है सर्वर को कि ठीक है आप एक्सप्रेस के JSON को यूज़ करो, ठीक है भाई, उसको समझ में आ गई मैं JSON यूज़ करूँगा, ओके ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे app.use यहाँ पे इस तरीके से कोर्स कर देना है, जिससे जब आप फ्रंट एंड से अपने बैकएंड को कनेक्ट करोगे तो कोई भी क्रॉस ओरिजिन एरर नहीं आएगी। बस सिर्फ इतना ही करना भाई, इसके अलावा कोई यूज़ नहीं है। ठीक, अगर आप इसको नहीं कराते हैं तो कई बार क्या होगा, फ्रंट एंड से बैकएंड को कनेक्ट नहीं कर पाओगे, क्रॉस ओरिजिन पॉलिसी एरर आएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको इसको इस तरीके से करना है, ठीक है। इतना कर दिया आपने। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको इसके बाद अपने सर्वर को लिसन कराना, अपने सर्वर को क्रिएट करना है। तो उसके लिए क्या करना है, app.listen, लिसन के बाद आपने ऊपर पोर्ट ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है। पोर्ट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे एक ये कॉल बैक फंक्शन लेता है, इस तरीके से आपको फंक्शन देना है। और यहाँ पे आपको लिखना है क्या, console.log, यहाँ पे हम लोग लिटरल्स को यूज़ करेंगे, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट नंबर, यहाँ पे डॉलर दे के हम लोगों को लिखना है इस तरीके से वेरिएबल, जिसमें हमारा पोर्ट आ जाएगा। और ये कुछ इस तरीके से आपने अपना सर्वर को क्रिएट कर लिया है। अब हम लोग अपनी कमांड को चलाते हैं। यहाँ पे मैं npm, क्योंकि डेवलपमेंट मोड पे है, npm run dev, इसलिए यहाँ पे हम लोग नोडेमॉन से चलाएंगे अपनी कमांड, अपनी फाइल को।
यहाँ पे npm run dev, यहाँ पे हमारा ये लोड हो रहा है। साथ ही अब यहाँ पे हम लोग अपना पहला इनिशियल राउट को भी सेटअप करेंगे। तो उसके लिए app.get, अभी ये आपको समझ में आ जाएगा ये किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। app.get, यहाँ पे ये हमारा फंक्शन है, इस चीज़ को करते हैं, ठीक है। अभी आपको यहाँ से कंट्रोलर और हमारा राउट कैसे काम कर रहा सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हो हमारा सर्वर चल चुका है, नोडेमोन अपनी फाइल को चला रहा है और यह फैंटास्टिक, हमारा सर्वर सक्सेसफुली पोर्ट नंबर 5000 पे चल चुका। अब आप यहाँ देख सकते हो मैंने 5000 कहीं पे भी डिक्लेयर नहीं किया है, ये हमारा कहाँ पे अपनी env फाइल के अंदर है। env फाइल से हमारा डेटा यहाँ पे आ रहा है, ठीक। जब भी हम लोग अपने env फाइल बनाना, एनवायरनमेंट वेरिएबल बनाना इसलिए ज़रूरी होता है कि जब भी आप अपने सर्वर को डिप्लॉय करोगे तो आप या गिटहब पे भी अपलोड करोगे तो अपनी env फाइल नहीं भेजी जाती। इसी के अंदर सारे सेंसिटिव डेटा होता है, जैसे हमारे डेटाबेस का URL या JWT टोकन, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे स्टोर होती हैं, ठीक है। अब आप इतना समझ चुके हो, ठीक है मेरे भाई। अब देखो, ठीक, अब मैं क्या कह रहा हूँ भाई, app.get की जब भी मैं अपने बैकएंड की स्लैश पे रिक्वेस्ट भेजूँ, किस मेथड के साथ, गेट मेथड के साथ। अब यहाँ पे ध्यान से समझो मेरे भाई, अब ये हमारी सर्वर फाइल है, अब इस सर्वर फाइल के अंदर तो हम लोग अपना सारा कोड नहीं रख सकते ना, ठीक है, क्योंकि हो सकता है मेरे 50 से रेस्ट API हो, या हो सकता है बहुत सारी हो या कम भी हो, तो फिर भी हम लोग को अपने कोड स्ट्रक्चर को एक मेंटेन वे पे करना होता है। तो उस चीज़ को कैसे करना है, तो उस चीज़ के लिए हम लोग इस फोल्डर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, अपने MVC प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो राउट्स की जगह व्यूज़ कर दूँ मैं तो ये MVC है, ठीक है। और तो इस फोल्डर स्ट्रक्चर को हम लोग को फॉलो करना होता है। तो अब यहाँ पे ये आप कंट्रोलर्स देख रहे हो। अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई कि app.get की इस ऐप में जब भी गेट रिक्वेस्ट हमारे इस राउट पे, इस राउट को आप कहाँ डिफाइन करते हो, इस राउट्स फोल्डर के अंदर डिफाइन करोगे। मेरी बात को समझे ध्यान से, इस राउट्स फोल्डर को आप इस राउट्स फोल्डर के अंदर डिफाइन करते हो। ये हमारा कंट्रोलर है कि भाई इस राउट पे आने के बाद जब फ्रंट एंड से कोई भी रिक्वेस्ट भेजा जाएगा इस राउट पे, तो क्या क्या होना चाहिए भाई, क्या रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, क्या रिक्वेस्ट आ रही है वहाँ से। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो डिफाइन होती हैं, यही हमारा क्या होता है मेरे भाई, कंट्रोलर होता है। कंट्रोलर के अंदर इसी चीज़ को हम लोग को डिफाइन करना होता है। अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जब भी भाई यहाँ पे इस पे आए, यहाँ पे कुछ स्टेटस कोड होते हैं, जैसे जब भी कोई भी चीज़ आप क्रिएट करोगे, मान लो डेटाबेस में कोई डेटा आपने इंसर्ट किया, तो जब भी आप इंसर्ट करो मतलब कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हो मेरे भाई, तो जब आप क्रिएट कर रहे हो तो वहाँ पे स्टेटस कोड हमेशा 201 होता है, ठीक। जब भी आप किसी डेटा को फेच कर रहे हो, आपके पास नॉर्मली डेटा आ रहा है, तो उस टाइम पे स्टेटस कोड हमेशा 200 होता है, ठीक। जब भी मान लीजिए आप कोई ऐसा बंदा रिक्वेस्ट कर दे रहा है जो रिक्वेस्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही मेरे भाई, तो उस टाइम पे 404 एरर होगी, ठीक है। उसके अलावा अगर आपके सर्वर पे किसी तरह की एरर आती है तो आप वहाँ पे 400 और 500 इंटरनल सर्वर एरर के लिए आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ जनरल से स्टेटस कोड है जिनका हमें यूज़ पड़ेगा, उसके बारे में मैंने आपको नॉलेज दे दी। आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हो, और भी स्टेटस कोड होते हैं, सबका एक अलग अलग यूज़ है, सबका अलग अलग ये है। ये दिखती कहाँ पे, वो मैं भी आपको क्रोम ब्राउज़र पे दिखाऊंगा कहाँ पे आपका स्टेटस कोड आपको डिस्प्ले होगा, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, यहाँ पे मैंने बोला भाई क्योंकि मैं एक नॉर्मल सा मैसेज भेज रहा हूँ, डॉट 200। अब मैं यहाँ पे JSON फॉर्मेट पे मैसेज भेज रहा हूँ, ठीक है। आप सेंड से HTML फॉर्मेट पे भी डेटा भेज सकते हो, लेकिन हम लोग रेस्ट एपीआई पूरा काम JSON पे करेंगे। ऊपर मैंने डिक्लेयर भी कर दिया भाई कि मैं JSON को यूज़ करने वाला, आप इस तरीके से JSOन भेज रहे हो। तो यहाँ पे मैं मैसेज भेजता हूँ, क्या मैसेज भेजता हूँ, मैं भेजता हूँ सर्वर इज रनिंग परफेक्ट। इस तरीके से हमारा सर्वर जो है, स्पेलिंग पे ना जाए, सर्वर इज रनिंग परफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा भाई बन गया, मैंने रिस्पांस भेज दिया है। अब देखो अब आप कैसे करोगे, मैंने क्या बोला कि आपका सर्वर कहाँ पे चल रहा है, मैंने बोला भाई लोकल होस्ट 5000 पे चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लोकल होस्ट 5000, ठीक है। यहाँ पे लोकल होस्ट 5000 हमारा चल रहा। यहाँ पे आप देख सकते हो भाई क्या है, सर्वर इज रनिंग परफेक्ट। अब आप यहाँ पे देखो भाई राउट्स का कैसा, अब यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ये /URL उस स्लेस में मैसेज, अगर मैं यहाँ पे /app लिख दे रहा हूँ तो हमें हमारा मैसेज नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई, यहाँ पे एक मिनट सर्वर लोड हो रहा है मेरा, ठीक है। नोडेमोन का बेनिफिट है, जब आप फाइल सेव करोगे ऑटोमेटिक फाइल को रीरन कराता है। तो अब यहाँ पे आप देखता हूँ, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ भाई कैन नॉट गेट, इससे कोई भी राउट नहीं मिल रहा।
तो अब यहाँ पे आप देखो, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ स्लैश ऐप करता हूँ, तो अब इसका मतलब क्या हो कि आप बैकएंड की इस राउट को हिट कर रहे हो, ठीक है। और जब भी आप इस तरीके से हिट करते हो ब्राउजर से, तो हमेशा गेट रिक्वेस्ट आती है। अब आपने स्लैश ऐप पे गेट रिक्वेस्ट भेजी, आपका बैकएंड हैंडल कर रहा है कि भाई जब भी गेट रिक्वेस्ट स्लैश ऐप आएगी तो ये आपका राउट क्या हो गया, स्लैश ऐप राउट हो गया ना आपका, इस राउट पे हमारा ये कंट्रोलर यानी ये फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए। तो ये यहाँ पे कुछ आपने स्टेटस कोड बोला है 200 और यहाँ पे सर्वर इज रनिंग परफेक्ट। अब आपको चेक करना है कि भाई कैसे सब कुछ क्या सही है, आपको इंस्पेक्ट पे आना है, ठीक है। आप इंस्पेक्ट पे आएंगे और यहाँ पे आपको अपना नेटवर्क टैब को ओपन करना है। तो ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा और सही कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग आ गए अपने नेटवर्क टैब पे, ठीक है। एक बार और रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हो हमारे पास ऐप रिक्वेस्ट आ रही है। यहाँ पे आप हेडर्स देख सकते हो, यहाँ पे 304 आ रहा है, ठीक है। अभी हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट गेट रिक्वेस्ट भेजेंगे तो और इस चीज़ को देख लेंगे कि ऐसा क्यों आ रहा है, लेकिन आएगा यहाँ पे 200 रिक्वेस्ट, ठीक है। और ये आप यहाँ पे देख सकते हो प्रीव्यू में ये आ रहा, और रिस्पॉन्स आप क्या भेज रहे हो, रिस्पॉन्स आपने भेजा मैसेज सर्वर इज रनिंग परफेक्ट, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा काम होगा, ठीक है मेरे भाई। अब इस चीज़ को हम लोग करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं और आगे कैसे क्या करना है। अब भाई आप देखो, अब यहाँ पे मान लो मेरे ऐप की रिक्वेस्ट है या मेरे पास और भी मल्टीपल रिक्वेस्ट है, तो क्या मैं सबके लिए यहाँ पे राउटर कंट्रोलर बनाऊँ? हो सकता है डेटाबेस का कंट्रोल मेरा काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो, उसमें इंसर्ट करा रहा हूँ मैं, फेच करा रहा हूँ, तो क्या इतनी सारी चीज़ें मैं इसी फाइल में रखूँ? क्या ये पॉसिबल है? भाई बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ को टैकल कैसे करा जाएगा? तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए हम लोग यहाँ पे, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जितने भी फंक्शंस हैं इन सबको आपने क्या बनाया, कंट्रोलर के अंदर डाल दो भाई। एक फाइल बनाओ, कंट्रोलर के अंदर सारे फंक्शंस को डालते चले जाओ। अब आप ये डिफाइन भी कर सकते हो, अगर आप ऑथ टाइप का मतलब ऑथेंटिकेशन की सारी चीज़ें हैं तो आप उसमें ऑथ नाम की फाइल बना के सारी चीज़ें कर सकते हो। इस तरीके से चीज़ें आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। चले अब हम लोग आगे करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कंट्रोलर्स के अंदर आना, एक फ़ाइल बनानी है। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल से बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं एक प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे मैं प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, इसके अगले वीडियो में इमेजेस है। उसके बाद हम लोग ऑथेंटिकेशन पे कंप्लीट रिएक्ट ऐप के अंदर ऑथेंटिकेशन किस तरीके से रेस्ट एपीआई से इंप्लीमेंट करते हैं वो आगे वाले वीडियो हम देखेंगे। ये एक बेसिक वीडियो जिसके अंदर आपको पता चल जाए किस तरीके से बैक एंड फ्रंट एंड से कनेक्ट होता है, किस तरीके से रेस्ट एपीआई डेटा लाती है, किस तरीके से रेस्ट एपीआई डेटा सेंड करती है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट जेएस, यहाँ पर नॉर्मल प्रोडक्ट डॉट जेएस लिख दिया। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे फाइल बन गई आपकी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखना है आपको एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। तो यहाँ पे मैं क्रिएट प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ से हम लोग फ्रंट एंड से डेटा मंगाएंगे और यहाँ पे हम लोग अपने डेटा को डेटाबेस में सेव करा के रिस्पॉन्स को भेजेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, अभी मैं आगे समझाता हूँ। पहले फिलहाल के लिए अभी हम लोगों ने इतना बड़ा कंट्रोलर, इतना जो है हमारा पहला कंट्रोलर जो है डिज़ाइन कर दिया। अब इसके बाद आप समझें, इसके बाद आपको क्या करना है। इसके बाद आप, ठीक है, कंट्रोलर डिज़ाइन हो गया। अब मेरे को राउट्स भी तो क्रिएट करना है, तो यहाँ पे मैं एक और प्रोडक्ट नाम से राउट बना लेता हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट डॉट जेएस, इस तरीके से मैंने एक राउट और बना लिया, ठीक है। प्रोडक्ट डॉट जेएस करके आपने राउट बना लिया। अब यहाँ पे क्या, जब आप राउट को यूज़ कर रहे हो किसी अलग फाइल पे और इसको इंडेक्स फाइल में, तो यहाँ पे हमारे एक्सप्रेस के पास एक राउटर होता है, तो हमें उस राउटर को यहाँ पे यूज़ करना है। तो कैसे करना है, सबसे पहले एक्सप्रेस का राउटर है तो जाहिर सी बात है आपको एक्सप्रेस को इम्पोर्ट करना होगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे एक्सप्रेस को इम्पोर्ट कर दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है कॉन्स्ट राउटर। यहाँ पे भी एक इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है हमारे पास, और इसके पास ये एक्सप्रेस डॉट राउटर, कुछ इस तरीके से राउटर यहाँ पे इस तरीके से कॉल हो जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा एक्सप्रेस डॉट राउटर हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, आपको इसको डिफ़ॉल्ट क्या करना है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट राउटर कर देना है। यहाँ से आपका राउटर जो है डिफ़ॉल्टली हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। यहाँ से राउटर आपका चला गया। अब यहाँ पे आप देखें, ध्यान दें, आपने यहाँ राउटर डिफाइन कर दिया किसके अंदर भाई, प्रोडक्ट के अंदर। अब मेरी बात को ध्यान से समझें। अब आपको अपने सर्वर को बताना है कि भाई मैं एक अपना एक्सप्रेस के राउटर को यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को कैसे करेंगे, तो इन चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे आपको आना है, यहाँ पे सबसे पहले अपने प्रोडक्ट राउटर को इंपोर्ट करना है। तो आपने वहाँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट राउटर किया है, तो आप यहाँ पे इसको किसी भी तरीके से ऐसे हैंडल करेंगे प्रोडक्ट, क्योंकि मैं प्रोडक्ट राउटर है तो इस तरीके से मैं ऐसा प्रोडक्ट राउटर लिखा। आप यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन याद रखें आपको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट राउटर वहाँ पे करना है।
इसके बाद आपको यहाँ से अपनी फाइल को लानी है। तो यहाँ पे हम लोग राउट्स के अंदर ऐसे हैं और यहाँ पे आपने प्रोडक्ट याद रखेंगे। आप टाइप मॉड्यूल यूज़ करो तो .js एक्सटेंशन लगाना ज़रूरी है। अब आपको यहाँ पे अपना मिडलवेयर को डिक्लेयर करना, तो आप यहाँ पे लिखोगे app.use। अब अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट राउटर को यूज़ कर सकते हो तो आप अपने APIs के अंदर डायरेक्ट मतलब राउट आपका कुछ ऐसा रहेगा, मतलब समझ लो जैसे यहाँ पे मैंने अभी आपको राउट दिखाया था स्लैश ऐप, कुछ इस तरीके से राउट रहेगा। लेकिन आप चाहते हो कि यहाँ इसके बीच में /API/v1 जैसे जनरली आप लोग REST API में देखते हैं, इस चीज़ को भी लाना है। तो आप इसको कैसे लाओगे? तो क्या आप हर राउट पे इस चीज़ को डिफाइन करो /API/v1, ऐसा करना चाहते हो आप? तो ऐसा भी कर सकते हो सकता है आप ऑथेंटिकेशन की जब REST API डिफाइन करो तो आप ऐसा चाहते हो कि भाई जैसे रजिस्टर किया तो आप ऐसा चाहते हो लोकलहोस्ट 5000/API/auth/ आपका रजिस्टर फंक्शन, आप कुछ ऐसा चाहते हो, ठीक है। और प्रोडक्ट्स वाले जब मैं प्रोडक्ट्स का डेटा रख रहा हूँ तो आप हम लोग इसमें क्या चाहते हैं कि इसमें ऐसा चाहते हैं /API/v1। तो अब या तो आप क्या कर सकते हो हर राउट पे, यहाँ पे हर राउट पे मैं इस चीज़ को डिफाइन करूँ, तो या फिर मैं एक काम और कर सकता हूँ कि मैं ऐसा कह रहा हूँ भाई यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट राउटर नाम की एक फ़ाइल है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दूंगा ऐसे /API/v1 और इसके बाद प्रोडक्ट राउटर। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि लोकल होस्ट 5000 और हमारा प्रोडक्ट राउटर के राउट के बीच, इन दोनों राउट्स के बीच पे हमारा /API/v1 आ गया। अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे इस तरीके से कर देना। तो आपने अपने रिएक्ट ऐप को सर्वर को भी बता दिया भाई मैंने राउटर को यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब राउटर को आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है। तो अब हम लोग अपनी REST API का पहला राउट बनाने जा रहे हैं, ठीक है भाई। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो, ठीक। और अभी तक अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो वीडियो में के कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि आपको क्या नहीं समझ में आया, ठीक है। और ठीक है, बढ़ते हैं आगे इस तरीके से। तो हम लोग अपने REST API का भाई पहला राउट क्रिएट करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है राउटर, ठीक। अब मैंने क्या बोला भाई क्रिएट प्रोडक्ट, मतलब फ्रंट एंड से आप डेटा मंगा रहे हो ना, मंगा रहे हो, बैक एंड से डेटा भेज तो नहीं रहे हो। तो ये कौन सी रिक्वेस्ट होगी? जब भी डेटा मंगाते हो ना फ्रंट एंड से तो हमेशा पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। अब जरूरी नहीं है वो अगर अपडेट करवा रहे हो तो पुट रिक्वेस्ट यहाँ पे हम लोग इंसर्ट करा रहे हो तो जनरली इस बात से पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पे भेजेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दो, क्या ध्यान देने वाली बात है मेरे भाई कि अब यहाँ पे आपको पाथ देना। सर्वर को पता है, सर्वर में आपने राउटर को यूज़ किया तो राउटर को पता है मेरे को ऑलरेडी लोकलहोस्ट 5000 देना है बंदे को। यहाँ पे जो राउटर है यूज़ करो उसको पता है कि मेरे को लोकलहोस्ट 5000 के बाद ही देना है। अब आपने वहाँ पे डिफाइन किया कि भाई लोकलहोस्ट 5000 के बाद क्या है मेरे पास /API/v1 लगा हुआ। अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि ऐसा क्या ऐसा हो रहा है, देख लो आप। यहाँ मैंने गेट लिखता, अभी मैं गेट रिक्वेस्ट एक भेजता हूँ ऐसे करके, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ /API/v1 और इस बस इतना, सॉरी ये नहीं करना आपको, ये तो ऑलरेडी है मेरे भाई। यहाँ पे आप लिख दो तो ऐसे प्रोडक्ट, ठीक है। मैं प्रोडक्ट पे गेट रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। अब यहाँ पे भाई अपने कंट्रोलर को आवाज़ देना है। चाहे तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से भी डिफाइन करके काम कर सकता हूँ, ऐसे भी काम कर, लेकिन यार चीज़ों को हम लोग को क्या करना है भाई बिल्कुल सिंपल वे पे रखना है और सही से रखना है, तो बिल्कुल सही तरीके से काम करना है। यहाँ पे आपने क्रिएट प्रोडक्ट नाम का एक फंक्शन कंट्रोलर बनाया, इसको मैं कॉपी करता हूँ, एक कंट्रोलर और बना लेता हूँ। यहाँ पे क्रिएट प्रोडक्ट की जगह हम लोग यहाँ पे कर देंगे गेट प्रोडक्ट भाई, कि जब भी इस कंट्रोलर का मतलब इसमें फंक्शनैलिटी देगी प्रोडक्ट को गेट कराना। यहाँ पे इसको आप सेव कर लो, यहाँ पे ऑलरेडी एक्सपोर्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना मेरे भाई, केवल अपने फंक्शन को आवाज़ लगा लो, आजा भाई कहाँ है तू। ये यहाँ पे गेट प्रोडक्ट किया भाई, मेरा फंक्शन आ गया। और बस यहाँ पे ध्यान रखना भाई JS लगा देना है आपको एक्सटेंशन, ठीक है। इस तरीके से आप लगा दो। ये यहाँ पे गेट प्रोडक्ट नाम का आपका फंक्शन आ गया, आपकी पहली REST API बन चुकी है। हालांकि अभी कोई फंक्शनैलिटी नहीं है तो फंक्शनैलिटी भी डाल देते हैं भाई। और यहाँ पे देखो कंट्रोलर के अंदर, वहाँ पे आप ध्यान दो, यहाँ पे आपने राउट बनाया, कहाँ ये यहाँ पे देखो राउट बनाया। ये राउट कौन सा है मेरे भाई? ये राउट आपका ये है। अब देखो इसके बाद आपने क्या लगाया था, यहाँ पे एक फंक्शन लगाया था ना, ध्यान दें आप। यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के अंदर 2 पैरामीटर होते हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। आप रिक्वेस्ट का नाम रिक्वेस्ट लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना पहला पैरामीटर जो होगा हमेशा रिक्वेस्ट होगा और सेकंड पैरामीटर हमेशा रिस्पॉन्स होगा। अब आप चाहे कुछ भी लिखो यहाँ पे, वो बात अलग की है, लेकिन याद रखना पहला पैरामीटर हमेशा रिक्वेस्ट होगा, दूसरा पैरामीटर हमेशा रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। अब ठीक है भाई, अब भाई आपने यहाँ पे हमारा जो राउट है, तो राउट आप देख रहे हो, अब राउट के बगल में कॉल बैक फंक्शन है, तो हालांकि ये भी तो कॉल बैक फंक्शन ही है। तो
इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर भी तो हमारे पास क्या होंगे, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स तो होंगे। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मैंने बोला जब भी आपको सर्वर को डेटा भेजना, हाँ भाई मैंने ये भेजा है, तो क्या भेजोगे आप, रिस्पॉन्स के साथ ही तो भेजोगे। क्या भेजोगे, रिस्पॉन्स। अभी आपको जब मैं डेटा मंगाऊंगा तो रिक्वेस्ट कैसे, रिक्वेस्ट बॉडी डेटा, तो वो भी समझ में आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में यहाँ पे क्या भेज रहा हूँ, मैंने बोला भाई सब कुछ ठीक है, नॉर्मल 200 है, ठीक है। यहाँ पे मैं जेसन भेज रहा हूँ, क्या भेज रहा हूँ, MSG, और यहाँ पे मैं भेज दे रहा हूँ प्रोडक्ट, PRODUCT प्रोडक्ट 1 भेज दे रहे हैं ऐसे, ठीक है मेरे भाई। अब देखो कितना, अब आराम से समझो इस चीज़ को, देखो ध्यान से। हमारा राउट्स है, सर्वर को पता है मेरे भाई राउट कहाँ है, क्या कहानी सब पता है उसको, ठीक है। अब अगर मैं ध्यान दूँ कि अगर राउट आप देखो, राउट यहाँ पे क्या है मेरे भाई, राउट तो स्लैश प्रोडक्ट दिख रहा है आपको। तो अब यहाँ पे आप कहोगे कि भाई यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक मिनट, यहाँ पे क्या होना चाहिए कि हमारा, एक मिनट, स्लैश PRODUCT स्लैश प्रोडक्ट होना चाहिए। तो आप जैसे प्रोडक्ट पे हिट कर, मैंने आपको क्या बोला, जब भी आप सर्वर ब्राउजर गेट रिक्वेस्ट जाते इसलिए गेट रिक्वेस्ट, तो क्या हुआ भाई, यहाँ पे तो प्रोडक्ट आ ही नहीं रहा, क्यों नहीं आ रहा, वहाँ पे स्लैश ऐप काम कर रहा था, लेकिन यहाँ क्यों नहीं काम कर रहा, क्यों नहीं काम कर रहा मेरे भाई, उसका एक रीज़न है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसका एक रीज़न है कि आपने यहाँ बताया है भाई, इसके पीछे प्रीफिक्स लगाया है, प्रोडक्ट कंट्रोल, प्रोडक्ट राउटर, तो यहाँ पे ऐप डॉट यूज़, ये आपका राउटर यहाँ बता रहा है भाई लोकलहोस्ट 5000 लगा है, इसके बाद ये बीच में मिडल का काम कर रहा है, उसके बाद आपका स्लैश प्रोडक्ट वाला जो राउट है वो यहाँ से आ रहा है। अब अगर आप ध्यान दो कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे स्लैश प्रोडक्ट के बगल में स्लैश लगाता हूँ, यहाँ पे मैंने API लगाया, स्लैश V1 लगाया और हिट किया, बूम गाइस, यहाँ पे आपके सामने प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है। क्या आपका नेटवर्क टैब चेक किया जाए तो आप देख सकते हो भाई, यहाँ पे हमारे पास 200 का कोड मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ रिस्पांस में आपको ये मिल रहा है, आप हेडर पे देख सकते हो हमारे पास 200 का स्टेटस कोड, मतलब ओके सब कुछ फाइन है। ये देखिए हमारी API URL, यही हमारी रेस्ट API लोकलहोस्ट 5000/API/V1/प्रोडक्ट, ठीक है, ये हमारी गेट रिक्वेस्ट है। अब हम लोग और फंक्शनैलिटी, अब हम लोग कंट्रोलर्स की तरफ मूव करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना। हाँ, अब एक डाउट और है, अगर मान लो आप किसी दूसरी फाइल को बनाते हो, जैसे यहाँ पे एक फाइल में और बना देता हूँ आप लोग के लिए, कोई भी डाउट ना रहे, मेरे एंड से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कोई भी डाउट ना रहे आपको, तो auth.js, अब मान लो भाई यहाँ पे मैं कोई और बनाना चाहता हूँ, कोई भी फंक्शन राउट बनाना चाहता हूँ, कुछ नहीं करना भाई, खटखट क्या करेंगे, सबसे पहले आपको लिखना है import express फ्रॉम, यहाँ पे आपको इस तरीके से एक्सप्रेस लेना है, ठीक है, और यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट करना है। तो कैसे करना है, कॉन्स्ट राउटर इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर, ठीक है, इस तरीके से आपको राउटर लिख लेना है भाई, बहुत बढ़िया, इस तरीके से आपने राउटर लिख दिया। इसका क्या करना है, राउटर डॉट गेट, यहाँ पे गेट लगा रहा हूँ मैं, और गेट लगा के मैं ठीक है, मैं यहाँ पे गेट लगा के एक स्लैश लॉगिन लग दे रहा हूँ, ठीक है, लॉगिन पाथ हम लोग बना ले रहे हैं। कंट्रोलर भी चाहे तो आप अलग से बना सकते हो, लेकिन आप समझ सकते होगे। तो यहाँ पे फिलहाल मैं यहाँ पे एक कंट्रोलर ऑलरेडी यहीं पे क्रिएट कर रहा हूँ, मैं काम करेगा ये भी, लेकिन आपको जिस तरीके से मैंने पहले बताया आपको उसी पैराडिज्म को फॉलो करते हुए चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस पे 200.json और यहाँ पे मैं मैसेज भेज दे रहा हूँ, ओके ओके ओके, ठीक है भाई। अब देखो, अब आपको अपने अभी काम नहीं करेगा, अभी मैं स्लैश लॉगिन जाऊँगा वो उसको मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा भाई, अपने सर्वर को तो बता, एक राउटर के बारे में आपने बताया, दूसरे राउटर के बारे में नहीं बताया, इसको भी बता देंगे हम लोग क्या है। तो यहाँ पे मैंने बताऊँ आप डिफ़ॉल्ट, आई थिंक मैंने डिफ़ॉल्ट लिखा कि नहीं लिखा, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट राउटर, या एक मिनट, ये auth.js फाइल के अंदर, हाँ यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट राउटर नहीं किया मैंने, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट राउटर, यहाँ पे आपने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट राउटर कर दिया मेरे भाई, ठीक है, सर्वर को तो बता दे, ठीक है। तो वहाँ डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पे कुछ नहीं बोला, ऑथ राउटर ऐसे करके लिया, अपना नेम रख लिया, फ्रॉम यहाँ से अपनी फाइल को टैकल करना है। तो ये यहाँ पे राउट्स के अंदर हमारी auth.js करके फाइल है, बहुत बढ़िया। अब भाई यहाँ पे आना अपने मिडलवेयर में, यहाँ पे यूज़ कर लेना ऐप डॉट यूज़। मैं चाहता हूँ कि क्या यूज़ करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पे
ऑथ लिख के API v1 ना लिख के आए। तो कैसे करना है, ठीक है, यहाँ पे आना है और आपको याद रखना है यहाँ पे क्या लिख देना। यहाँ पे मैंने ऑथ राउटर को इंपोर्ट किया हुआ है, ऑथ राउटर को यहाँ पे हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया। स्पेलिंग मिस्टेक W है, कोई नहीं, आप देख लेना इस चीज़ को, हालांकि यहाँ पे भी यही है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि मैं आता हूँ यहाँ पे और इसकी जगह मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑथ, और यहाँ पे क्या था, मेरा लॉगिन था ना, ठीक है, देख सकते हो आप। ओके ओके ओके, हमें हमारा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो ये एक तरीका है कि अब आप देखिए कितना ज़्यादा मतलब कितना ज़्यादा हमारा कोड ऑर्गेनाइज वे पे, मतलब आप यहाँ पे राउट्स कह रहे हो भाई, ऑथेंटिकेशन के सारे राउट्स मेरी इस फाइल पे हैं, मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी डेटा वाली फाइल्स हैं वो सारे इस फाइल पे हैं। तो कितना ज़्यादा कोड ऑर्गेनाइज है, बंदे आपको भी कितना ज़्यादा आराम है कि ठीक है भाई, ऑथेंटिकेशन के राउट्स यहाँ पे मैं आके देख ले रहा हूँ, प्रोडक्ट के राउट्स मेरे यहाँ पे मैं आके देख ले रहा हूँ। इसी तरीके से अपने कंट्रोलर पे भी डिफाइन कर सकते हो, और अपने कंट्रोलर को जैसे यहाँ पे हम लोगों ने प्रोडक्ट पे कॉल किया है, ये यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स वाले राउट्स के अंदर मैंने यहाँ पे अपने कंट्रोलर प्रोडक्ट को कॉल किया, आप इस तरीके से कॉल कर सकते हो। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से राउट्स क्रिएट हो रहे हैं, किस तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं। अब इसके बाद अभी तक मैंने यार इसको बैकएंड बना रहा हूँ मैं, अभी हम लोग कुछ राउट्स और बना लेते हैं, अपने डेटाबेस की कनेक्टिविटी कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपने इसे किस तरीके से फ्रंट एंड से जोड़ेंगे वो सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको MongoDB पे हमें अकाउंट क्रिएट करना हो। तो ठीक है गाइस, अब हम लोग अपना MongoDB को किस तरीके से हम लोग अपने डेटाबेस कनेक्टिविटी बनाते हैं अपने सर्वर के अंदर, तो उस चीज़ को हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपने दूसरे ब्राउज़र से लॉगिन कर चुका हूँ। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली MongoDB हम लोग अपनी डेटाबेस की फ़ाइल क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉन्फ़िग के अंदर हमारे पास फाइल database.js करके, इस database.js फाइल के अंदर आपको आ जाना है। इस फाइल के अंदर आने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको हमारा जो मंगूज़ है, मंगूज़ पैकेज यूज़ हेल्प करता है हमें हमारे रिएक्ट जो हमारा एक्सप्रेस ऐप है, वो हमारा जो एक्सप्रेस ऐप है उसके अंदर हम लोग अपने जो डेटाबेस की कनेक्टिविटी कर रहे हैं MongoDB से, तो उस चीज़ के लिए वो काफ़ी ज़्यादा वो पैकेज उसमें हेल्प करता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है इम्पोर्ट मंगूज़ MONGOOSE इम्पोर्ट मंगूज़ फ्रॉम मंगूज़, ठीक है। यहाँ से आप अपने इस पैकेज को इंस्टॉल ऑलरेडी किए, यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है मेरे भाई, अब इसके बाद आपको यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, इसका नाम हम लोग रख देते हैं डेटाबेस। इसी फंक्शन को हम लोग अपने सर्वर के अंदर कॉल करेंगे, जो हमारी डेटाबेस कनेक्टिविटी का फंक्शन होगा। इसके बाद क्या करना है मेरे भाई, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट डेटाबेस इस तरीके से हो गया। इसके बाद आपको लिखना है मंगूज़ डॉट कनेक्ट मेथड आता है मंगूज़ के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बताया भाई, क्योंकि डेटाबेस URL हमारा सेंसिटिव है तो env फाइल के अंदर आएगा। तो env फाइल को कैसे यूज़ करना है, process.env.db इस तरीके से आप दे दोगे, ठीक है, db आ गया। अब यहाँ पे आप प्रोमिसेस को हम लोग यूज़ करेंगे .then के बाद यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन लेता है ऐसे रिस्पॉन्स करके, और यहाँ पे लेना है कि अगर रिस्पॉन्स मिला, मतलब अगर हमारा कनेक्ट हो गया तब क्या करना है, तो यहाँ पे सिंपली करा देंगे console.log, क्या करा देंगे भाई, डेटाबेस कनेक्ट कनेक्ट सक्सेसफुली, डेटाबेस हमारा सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया। इसके बाद आप यहाँ पे कैच को यूज़ करोगे, कैच भी कॉल बैक फंक्शन लेता है। यहाँ पे एरर कि अगर भाई कनेक्शन में कोई भी एरर आ रही है तो उस एरर को हमें दिखा दो, क्या एरर आ रही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप एरर को कॉल कर दोगे मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डेटाबेस का जो कोड है वो हो गया। अब हमें हमारा डेटाबेस MongoDB का कनेक्शन URL चाहिए, तो वो हम लोग अपने यहाँ से लेते हैं, ये आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है भाई। यहाँ पे मैं लॉगिन हो चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक नियम नाम का प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा था, तो यहाँ पे ये वो प्रोजेक्ट है। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे जिस आप जब अकाउंट्स लॉगिन होंगे तो वो डिटेल्स यहाँ पे आएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं इससे लॉगिन हूँ, तो ये मेरा आ रहा है कोर कंप्यूटर से। यहाँ पे मेरे सारे प्रोजेक्ट्स शो हो रहे होंगे, यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए हैं वो सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे शो हो रहे होंगे, ठीक है। तो ठीक है, अब यहाँ पे आपको आना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको सिंपली न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है,
ठीक है, ये आपको न्यू प्रोजेक्ट के पेज पे ले जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिएट पेज पे ले जा रहा है हमें। यहाँ पे आपको आना है, अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है। तो यहाँ पे हम लोग रेस्ट एपीआई का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैं रेस्ट एपीआई पे प्रोजेक्ट का नाम दे रहा हूँ। यहाँ पे पेज नाम देने के बाद आपको अपना उससे क्रिएट कर देना है। यहाँ पे आपको फिर यहाँ पे मेंबर्स की परमिशन पूछे, जिस नाम से आपने अकाउंट क्रिएट किया है, तो हालांकि वो मेंबर बाय डिफ़ॉल्ट एडिट रहेगा जो कि प्रोजेक्ट ओनर रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो गया है। अब इसके बाद हम लोगों को अपना डेटाबेस को सेटअप करना है, यूज़र्स को सेटअप करना है, तो वो इसके बाद करना होता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो डेटाबेस, यहाँ डेटाबेस एक्सेस, नेटवर्क एक्सेस। अब यहाँ पे हमारा लोड हो रहा है, क्लस्टर हमारा लोड हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्लस्टर को अपना क्रिएट करेंगे, ठीक है। क्रिएट करते हैं क्लस्टर को, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपली बिल्ड अ डेटाबेस पे करना है क्लिक, ओके। और यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे भाई, कि यहाँ पे फ्री वाला आपको लेना है, ओके। फ्री वाला लेने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्रिएट कर देना है। बाकी किसी चीज़ से अभी आपको फ़िलहाल के लिए कोई मतलब नहीं है, ओके भाई। क्या बोल रहा है इसने, बस बोल दिया है, ओके। हम लोग यहाँ पे वेरीफाई करा लेंगे इस चीज़ को और सिंपली क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं यूज़र नेम अपना रख ले रहा हूँ, गौरव PHAPI गौरव वाजपेयी। यहाँ पे मैंने अपना रख लिया है और इस तरीके से आपको लेना है और यहाँ पे क्रिएट यूज़र कर लेना है, ठीक है। आपका यहाँ पे यूज़र क्रिएट हो चुका है। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपकी ऐड करेंट माई IP एड्रेस को बाय डिफ़ॉल्ट वो ऐड कर लेगा और इसके बाद आपको फिनिश एंड क्लोज कर देना है और इसके बाद आपको अपने गो टू डेटाबेस के अंदर आना है, ठीक। अब आपका यहाँ पे परफेक्टली यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो क्लस्टर है वो क्रिएट होकर डिप्लॉय हो रहा है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको डेटाबेस URL मिलेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो इतने सारे मेथड है। आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जांपल Node.js को बैकएंड्स जोड़ना है, आपको इस ड्राइवर पे क्लिक करना है, ठीक है। और क्लिक करने के बाद यहाँ से अपना इस डेटाबेस URL को कॉपी कर लेना है और यहाँ से इसे क्लोज कर देना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आपके पास डेटाबेस URL आपका आ चुका है। अपनी ENV फाइल के अंदर आना है, बैकएंड फोल्डर के अंदर। यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे भाई एक DB नाम से वेरिएबल और क्रिएट करना है, ध्यान रखेंगे। DB इक्वल देंगे और एक स्पेस देके इक्वल देंगे। यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप इस तरीके से अपना जो भी आपका URL है उसे हटा देंगे, ध्यान रखेंगे। इसे इस तरीके से हमें हटाना है, ठीक है। और उसके बाद ठीक है गौरव वाजपेयी, इस तरीके से आपको यहाँ पे क्रिएट कर लेना है, ठीक है भाई। ये हमारा जो URL है डेटाबेस का वो कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आपने जो पासवर्ड अपना डाला है वो डाल दीजिएगा, ठीक है। इसका ENV फाइल को यहाँ पे आपको सक्सेसफुली क्लोज कर लेना है। तो यहाँ पे ठीक है, मैंने अपने जो ENV फाइल DB का जो URL है उसे ऑलरेडी यहाँ पे डाल के रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे डेटाबेस को हम लोगों ने ये किया। अब इस डेटाबेस को समय आ गया अपने सर्वर के अंदर कॉल करना, तो आप यहाँ पे सारे मिडलवेयर्स के ठीक नीचे अपने सर्वर को कॉल कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिंपली ऐसे लिखना है डेटाबेस, यहाँ पे डेटाबेस आपका आ गया, यहाँ पे डेटाबेस को कॉल करना है। ध्यान रखेंगे क्या कि ठीक है यहाँ पे डेटाबेस सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है और जैसे ही कंट्रोल S से मैंने अपने सर्वर को रीस्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखते हैं क्या हमारा जो MongoDB है अपने ऐप से सक्सेसफुली कनेक्ट हुआ, चेक करते हैं। अगर सक्सेसफुली कनेक्ट हुआ तो यहाँ पे कंसोल पे लिख के आ जाएगा डेटाबेस कनेक्ट सक्सेसफुली, ठीक है। ये थोड़ा सा कभी कभी टाइम लेता है क्योंकि मैंने बताया मेरे सिस्टम पे नेट स्लो चल रहा है, जिस वजह से थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बाकी टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है, ठीक है। जल्दी पता चल जाएगा, तो ठीक है ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तब तक हम लोग की हमारा डेटाबेस फाइल है, आप यहाँ पे एक बार देख सकते हो। या सर्वर से रनिंग परफेक्टली ऑन पोर्ट नंबर 5000 एंड डेटाबेस कनेक्टेड आ जाए मेरे भाई, सक्सेसफुली हो जाओ। console.log process.env, ठीक है यार, यहाँ तक तो सारी चीज़ें सही हैं, एरर भी नहीं आ रही और डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली मैसेज भी नहीं आया। एक बार मैं क्या करता हूँ, सर्वर को मैं रिस्टार्ट कर देता हूँ। कई बार होता है ENV फाइल लोड नहीं होती है, तो आप अगर ऐसा कभी आए एरर तो आप सिंपली सर्वर को एक बार रिस्टार्ट कर लें, तो जो भी एरर आ रही होगी वो रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपने सर्वर को रिस्टार्ट कर लेता हूँ मैं, तो npm run dev ये हमारी कमांड थी, तो अब हमारा सर्वर जो है वो स्टार्ट हो रहा है।
नोडेमोन स्टार्ट कर रहा, रीड कर हमारी फाइल index.js फाइल को। ठीक है, अभी तक तो कोई एरर नहीं है। सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 5000। Why is saying that mongoose.connect process.env.database connected successfully, क्यों नहीं मैसेज आ रहा है, देखते हैं। ओके या यू एरर आई है हमारे पास। क्या एरर आई भाई? सर्वर सिलेक्शन एरर कुड नॉट कनेक्ट टू एनी सर्वर इन योर MongoDB एट लास्ट, वन कॉमन रीजन यू आर ट्राइंग टू एक्सेस। ओके, आई थिंक मैंने लगता है कि हमने पासवर्ड में शायद कोई मिस्टेक कर दी क्या। ओके देख लेता हूँ। गौरव वाजपेयी, हाँ सही है, आई थिंक शायद चाहिए था। चेक करते हैं एक बार। ठीक है, सर्वर फाइल को हम लोग रीस्टार्ट करते हैं, पता चल जाएगा। कम से कम एरर तो आई, अभी तक तो यही नहीं पता चल रहा था भाई क्या दिक्कत है। कोई नहीं, अगर आ रही होगी तो हम लोग इस चीज़ को भी रिजॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और होती है कि क्या होता है ना, कई बार करंट IP एड्रेस ले रहा होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, नेटवर्क एक्सेस पे आना है सिंपली। और नेटवर्क एक्सेस पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है ऐड IP एड्रेस और यहाँ पे अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, कोई रिस्क नहीं है, ये इस तरीके से करने से जो एरर आ रही है सर्वर सिलेक्शन वाली वो चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। ओके, ये अभी भी आ रही है, इसका मतलब ये है कि हमारी ENV फाइल के अंदर जो मैंने डाला था वो परफेक्ट था। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं ये कर लेता हूँ और ये जब तक यहाँ पे एक्टिव ओके एक्टिव हो गया, और यहाँ पे मैं सर्वर को एक बार फाइनली रीस्टार्ट करना होगा मुझे। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना सर्वर को रीस्टार्ट करता हूँ, npm run dev। तो अगर आपकी इस तरह की एरर आ रही है तो आप वहाँ से जाके अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर आप कर सकते हो, तो वो ये एरर चली जाएगी, रिजॉल्व हो जाएगी। और एक बार अपना पासवर्ड चेक कर लें, क्या कोई पासवर्ड पे कोई लेटर या स्पेलिंग पे मिस्टेक तो नहीं हुई, तो उससे चेक कर लें। यहाँ पे हमारा नोडेमोन स्टार्ट कर हमारे सर्वर को, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 5000। ओके, बैड ऑथेंटिकेशन फेल्ड। ठीक है भाई, वहाँ से वो सर्वर सिलेक्शन एरर चली गई है। ओके ओके, यहाँ मैंने स्पेलिंग ही नहीं सही डाली भाई, GOURE भी है। और इसको एक बार कंट्रोल एस करके रिस्टार्ट करते हैं सर्वर को। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑथेंटिकेशन फेल्ड की एरर आ रही थी, जो सर्वर सिलेक्शन एरर थी वो हमारी अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर से चली गई है। ठीक है, और देखते हैं, या फैंटास्टिक, डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। तो देख सकते हो आप हमारा डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुली हो चुका है। एक बार मैं इसे और रिस्टार्ट कर लेता हूँ, npm run dev। तो हमारा डेटाबेस जो है सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है मेरे भाई। ठीक है, वहाँ पे कोई एरर नहीं थी, सिंपली आपको यहाँ अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर करना था और मैंने पासवर्ड में शायद मिस्टेक हो गई थी, तो वो भी हम लोगों ने रिजॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका डेटाबेस की फाइल आपने अपने मन एप्लीकेशन के अंदर अपने बैकएंड में सक्सेसफुली डेटाबेस को इंस्टॉल, डेटाबेस से अपने एप्लीकेशन को MongoDB एप्लीकेशन, अपने एक्सप्रेस एप्लीकेशन को MongoDB से सक्सेसफुली कनेक्ट कर लिया। यहाँ पे डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली आपका मैसेज आ चुका है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब भाई हम लोग कंट्रोलर बनाएंगे। कंट्रोलर में क्या बनाएंगे देखिए, समझते हैं। तो सबसे पहले क्रिएट प्रोडक्ट। तो क्रिएट प्रोडक्ट पे हम लोग क्या करेंगे, उससे भी पहले मेरे भाई हम लोगों को एक स्कीमा डिफ़ाइन करना होगा मंगोस के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक स्कीमा डिफ़ाइन करते हैं। तो स्कीमा का भी नाम हम लोग प्रोडक्ट रखेंगे, product.js इस तरीके से रख देंगे। ओके ठीक है, अब हमें यहाँ पे फिर से अपने मंगूस पैकेज को इंपोर्ट करना होगा इस तरीके से, मंगूस फ्रॉम मंगूस। ठीक है, इस तरीके से मंगूस। ओके, अब इसका क्या करना है, आपको लिखना है कॉन्स्ट प्रोडक्ट स्कीमा। ठीक है, कॉन्स्ट प्रोडक्ट स्कीमा। इसके बाद आपको यहाँ पे न्यू देना है। ठीक है, क्योंकि आप न्यू, ये भी एक तरीके से इंस्टेंस है। यहाँ पे आपको लिखना है न्यू मंगूस डॉट स्कीमा। ठीक है, इसके बाद आपको इस तरीके से इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करना होता है। क्या क्या होगा भाई हमारे स्कीमा के अंदर, सबसे पहले प्रोडक्ट का टाइटल होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कहा कि प्रोडक्ट का टाइटल होगा। प्रोडक्ट का टाइटल में हमारा स्ट्रिंग होगा, मैं यहाँ पे डिटेल पे नहीं बना रहा हूँ, प्रोडक्ट स्ट्रिंग होगी। ठीक है, प्राइस होगा, प्राइस हमारे पास नंबर होगा। ठीक है, नंबर हो गया। डिस्क्रिप्शन होगा, डॉट डिस्क्रिप्शन का मैं DIS लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग कर दे रहा हूँ इसको भी। तो डिस्क्रिप्शन होगा हमारा स्ट्रिंग। क्वांटिटी होगा तो QTY लिख दे रहा हूँ मैं इससे भी हमारा क्या रहेगा, ये भी हमारा नंबर रहेगा। क्वांटिटी हो गया, हमारा नंबर हो गया। एक मैं इमेज रख ले रहा हूँ कि हमारे पास एक इमेज होगी, तो इमेज अभी मैं फिलहाल के लिए स्ट्रिंग रख सकता हूँ। आप इस तरीके से भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं URL डाल दे रहा हूँ कि इमेज के अंदर हमारे एक ऑब्जेक्ट है URL है जो कि स्ट्रिंग रहेगा। ठीक है, स्ट्रिंग रहेगा कुछ इस तरीके से। तो फिलहाल के लिए मैं इतनी डिटेल्स अभी के लिए रखता हूँ। साथ में एक प्रॉपर्टी यहाँ पे और MongoDB की जो सबसे बेहतरीन है वो है टाइम स्टैम्प्स। आप यहाँ पे टाइम स्टैम्प्स लगा लो, इससे ये पता चलेगा कि हमारा प्रोडक्ट कब क्रिएट हुआ। ठीक है,
उसका वो रियल टाइम रखेगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे मॉडल हम लोगों का स्कीमा क्रिएट होगा, हमें मॉडल क्रिएट करना है। इसके लिए आपको लिखना है एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, इसके बाद आपको लिखना है मंगूस एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, यहाँ पे आपको लिखना है ऐसे करके प्रोडक्ट। इसके बाद आपको लिखना है मंगूस डॉट मॉडल, क्योंकि आपने मॉडल यहाँ क्रिएट कर रहे हो, मंगूस डॉट मॉडल। यहाँ पे आपको देना है, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट इस नाम से टेबल क्रिएट होगी आपकी, मतलब कलेक्शन क्रिएट होगी इस नाम से, ठीक है। और यहाँ पे आपको सिंपली प्रोडक्ट स्कीमा को पास कर देना मेरे भाई, बस हो गया, इतना से काम है, ठीक है। मैं इस पे जो हमारी स्कीमा है, स्कीमा पे मैं डिटेल वीडियो नहीं बना रहा हूँ, नहीं तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स दे सकते हो, एरेज दे सकते हो, इस पर वैलिडेशन लगा सकते हो कि भाई रिक्वायर्ड है, मिनिमम लेंथ इतनी है, मैक्स लेंथ इतनी है। तो इस चीज़ पे आप गूगल करेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन फिलहाल यहाँ मेरा मेन मोटिव है आपको रेस्ट एपीआई बनाना। तो सिंपली से यहाँ पे मैंने एक बहुत बेसिक सा स्कीमा क्रिएट किया, बहुत बेसिक से स्कीमा जो है क्रिएट किया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने फ्रंट एंड से ये सारे डेटा मंगाएंगे और अपने बैक एंड के थ्रू डेटाबेस पे स्टोर कराएंगे, और यही डेटा हम लोग अपने फ्रंट एंड में भेजेंगे और वहाँ फ्रंट एंड से उस डेटा को फेच कराएंगे। तो ये हमारा पूरा काम करना है इस रेस्ट एपीआई के अंदर, ठीक है मेरे भाई। आपने स्कीमा बना लिया, बहुत से स्कीमा बन गया, डेटाबेस कनेक्ट हो गया, बहुत से डेटाबेस कनेक्ट हो गया, बेसिक कंट्रोलर्स बन गए, हाँ बन गए, बेसिक राउट्स बन गए, हाँ बन गया, ठीक है भाई, ठीक है। अब आप यहाँ पे आ गए, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने गेट प्रोडक्ट का बना के दिखाया था आपको। अब यहाँ क्रिएट प्रोडक्ट, सबसे पहले भाई क्रिएट प्रोडक्ट के अंदर क्या, रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स, ये 2 पैरामीटर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हमें पहले रखना है इस तरीके से, ठीक है। ओके, ये डिलीट हो गया था यहाँ से, ओके क्या हो गया, ओके एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और यहाँ पे क्रिएट प्रोडक्ट, और ये यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ये रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे, और उसके बाद ये आपको यहाँ पे ट्राई कैच देना है, ओके ठीक है। अब सबसे पहले भाई क्या करना है, ध्यान दें, जब भी आपको अपने फ्रंट एंड से जो भी डेटा मंगाना है, जैसे डेटाबेस में क्या क्या मंगाना है, यहाँ पे आप मॉडल खोल लो, यहाँ से क्या क्या डेटाबेस आप मंगा रहे हो, टाइटल मंगाओगे, प्राइस मंगाओगे, डिस्क्रिप्शन मंगाओगे, क्वांटिटी मंगाओगे और इमेज मंगानी है, ठीक है मेरे भाई। तो क्या करना है, सिंपली आपको लिखना है इस तरीके से कॉन्स्ट के अंदर आपको एडिट, मतलब इस तरीके से हम लोग डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब डिस्ट्रक्चरिंग कहाँ से, अब डेटा कहाँ से मंगा रहे हो। अब अगर सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं क्या लिखता, इस तरीके से डेटा आएगा, जैसे मान लो आपने टाइटल भेजा वहाँ से, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे आ रहा है डेटा, ठीक है। टाइटल भेजा, यहाँ से आपने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में ही डेटा आएगा वहाँ से, और जब भी इमेजेस भेजेंगे तो रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स में आएगा, और जब भी जेसन डेटा भेजोगे, टेक्स्ट डेटा भेजोगे, हमेशा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर आएगा। और तो अब बॉडी के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे उस ऑब्जेक्ट एक नाम से है ना भाई, टाइटल नाम से आपने वहाँ पे भेजा, तो यहाँ पे टाइटल नाम से आप एक्सेस कर पाओगे। अब आप सोचो कि अगर मैं इस तरीके से सारी फील्ड्स लगाऊंगा तो भाई कितनी बार मुझे लिखने पड़ेगा, कितने वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे, इसलिए हमें यहाँ पे एरे डिस्ट्रक्चरिंग को मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे। तो सिंपली आप यहाँ से क्या क्या मंगा रहे हो, मैंने बोला टाइटल मंगा रहा हूँ मैं, और एक पैराडिज्म में रखते हैं ताकि इस तरीके से टाइटल प्राइस डिस्क्रिप्शन, तो प्राइस TIS डिस्क्रिप्शन, आप कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे नाम, ठीक है। लेकिन मैं इसी नाम से वहाँ से भी भेजूँगा डेटा को, इसलिए मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, क्वांटिटी और इमेज, ठीक है, 2 चीज़ें। एक हम लोगों ने यहाँ पे क्वांटिटी मंगा लिया और एक हमारी इमेज मंगा ली, ठीक है। इमेज का मैं यहाँ पे URL ला रहा हूँ, असली इमेज नहीं ला रहा हूँ, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे किस तरीके से फाइल से इमेज मंगाई जाती है और किस तरीके से उसे क्लाउड में स्टोर करना है। यहाँ पे मैं सिंपली नेट से कोई भी प्रोडक्ट का URL डालूंगा अपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, उस URL में यहाँ गेट करूँगा और अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करा दूँगा, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिखना है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, तो इसका मतलब ये हुआ भाई टाइटल के अंदर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइटल, इस तरीके से सेव हो रहा है डेटा, ठीक है। आपका फ्रंट एंड से आपने डेटा एक्सेस कर लिया, कमाल की बात है मेरे भाई, फ्रंट एंड से डेटा आपने एक्सेस कर लिया, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद क्या करना, अब इस डेटा बेस, अब ये जो डेटा आया भाई, सिंपल सी बात है, मेरा जो डेटा आया, अब इस डेटा को मेरे को MongoDB में सिंपल से स्टोर करा लेना है, ठीक है भाई। तो कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू क्या करना है आपको, यहाँ पे आपने वहाँ पे प्रोडक्ट नाम से स्कीमा मॉडल बनाया है, PRODUCT, ओके, प्रोडक्ट नाम से आपका यहाँ पे इंपोर्ट हो गया होगा, ओके, आई थिंक ये, हाँ हो गया, इंपोर्ट हो गया आपका, ठीक है। प्रोडक्ट यहाँ पे आपको याद रखना है, JS लगा देना है, ठीक है। और इस फंक्शन को हमें एसिंक बनाना होगा, ASYNC, असिंक बनाना होगा, क्योंकि अवेट हम लोग को यूज़ करना है भाई यहाँ पे, ठीक है। आप प्रॉमिस यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पे अवेट के थ्रू जा रहा हूँ ट्राई कैच के अंदर।
तो कॉन्स्ट डेटा प्रोडक्ट, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा तो इसे एसिंक्रोनसली काम कराना है। और इसके बाद हमें ठीक है यहाँ पे क्रिएट मेथड होता है मोंगोडीबी के अंदर। तो हालांकि यहाँ पे मैं मोंगोस क्वेरीज पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं रेस्ट एपीआईज पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं उतना डिटेल पे नहीं बता रहा हूँ सारी चीज़ों को। प्रोडक्ट डॉट क्रिएट, तो यहाँ पे सिंपली टाइटल के अंदर हमारा क्या चला जाए, टाइटल चला जाए, ठीक है, इस तरीके से प्रोडक्ट टाइटल के अंदर हमारा टाइटल चला जाए, प्राइस के अंदर हमारी प्राइस चली जाए, और डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा क्या चला जाए, डिस्क्रिप्शन चला जाए, और हमारा इमेज के अंदर क्या चला जाए, जो हमारी इमेज है, ठीक है, सिंपली। अब यहाँ ध्यान दें कि जो आप इमेज भेज रहे हो तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से भी कर सकता हूँ, कॉन्स्ट image इमेज इक्वल और URL के अंदर हमारा सिंपली सा URL, ठीक है, और यहाँ पे आप URL मंगा लो, क्योंकि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आप भेज रहे हो, तो सिंपली ऐसा इस तरीके से भी आप कर सकते हो। हालांकि करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, तो यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे अब आप इमेज भेज सकते हो इससे, क्योंकि इमेज का ऑब्जेक्ट चाह रहा है जिस URL के अंदर हमारा URL है, ठीक है, ओके। तो ये यहाँ पे आपका आ गया और यहाँ से आपका डेटा जो है क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से हमारा जो प्रोडक्ट है क्रिएट हो गया। अब जब क्रिएट हो जाएगा तो इस प्रोडक्ट को हम लोग को अपने फ्रंट एंड में बता देना, स्टेटस भेज देना कि हाँ भाई ठीक है। अब देखो जब भी मैंने बोला था इंसर्ट कराएंगे या क्रिएट कराएंगे तो 200 स्टेटस कोड हो जाएगा, और यहाँ पे आप मैसेज में जेसन में डेटा भेज दोगे, क्या भेज दोगे भाई कि MSG हमारा प्रोडक्ट PRODUCT प्रोडक्ट क्रिएट सक्सेसफुली, ठीक है, प्रोडक्ट क्रिएट हमारा सक्सेसफुली हो गया। और इसके बाद हमें क्या भेजना है, यहाँ पे डेटा में डेटा को भेज देना कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या हो गया मेरे भाई, कॉन्स्ट TITLE, ठीक है, स्पेलिंग देख लें, हालांकि ये आ जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। कॉन्स्ट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है, प्राइस, ओके, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे हमारा क्वांटिटी छूट गया, तो यहाँ पे मैं QTY इसको भी ले आई हूँ, मैं क्वांटिटी भी हम लोग ले आए और हमारा URL भी आ गया इमेज का, ठीक है। तो लगभग हमारे पास सारी चीज़ें आ गई। तो हमारा जो पहला कंट्रोलर है वो सक्सेसफुली यहाँ पे बन चुका है। तो अब इस कंट्रोलर को मैं अपने जो यहाँ पे प्रोडक्ट स्कीमा को हटाते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट का राउट्स है, तो स्लैश प्रोडक्ट, तो यहाँ पे एक राउटर इस प्रोडक्ट पे हमारी गेट रिक्वेस्ट जा रही है, तो लेकिन जब वहाँ से फ्रंट एंड हिट करेगा तो ये यहाँ से हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट बन जाएगी, क्योंकि डेटा इंसर्ट करा रहे हैं। सेम राउट रखते हैं, अलग राउट नहीं रख सकते, आप ऐसा भी कर सकते हो, एक राउट पे मल्टीपल रिक्वेस्ट जा रही है, मल्टीपल रिक्वेस्ट यहाँ पे राउट्स को डिफ्रेंशिएट कर दे रही है, ठीक है। तो पोस्ट और यहाँ पे आप गेट प्रोडक्ट है, यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, क्रिएट प्रोडक्ट नाम से कंट्रोलर पे हमारा सेकंड कंट्रोलर आ चुका है, यहाँ से हमारा बन चुका है, ठीक है मेरे भाई। अब इतनी चीज़ें तो हो गई, अब बात आई है क्या किस तरीके से डेटा आएगा। तो चलो ठीक है भाई, बैकएंड पे हम लोगों ने एक कंट्रोलर बना लिया, राउट्स बना लिए, ठीक है, डेटाबेस कनेक्ट कर लिया, मॉडल्स क्रिएट कर लिया, इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने कर लिया। अब चलिए हम लोग इसको फ्रंट एंड पे काम करके देखते हैं, ठीक है। अब फ्रंट एंड पे काम करने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए हमें एक पैकेज की रिक्वायरमेंट है जिसका नाम Axios है। Axios हम लोग यूज़ करेंगे अपने फ्रंट एंड से बैक एंड में API को हिट कराने के लिए, तो इसे हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं सबसे पहले इन सबको मैं क्लोज़ कर दे रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इन सब चीज़ों को क्लोज़ कर देते हैं, बैक एंड फोल्डर को क्लोज़ कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप अपना फ्रंट एंड फोल्डर को ओपन कर लें, ठीक है। यहाँ पे मैंने फ्रंट एंड फोल्डर को अपना ओपन कर लेता हूँ मैं इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कुछ डिपेंडेंसीज़ की रिक्वायरमेंट है, जैसे हमें फ़िलहाल एक ही डिपेंडेंसी की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है जिसका नाम हमारा Axios है। Axios बहुत बढ़िया और पावरफुल पैकेज है, तो यहाँ पे हमें Axios की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ऐसे। और ये npm इंस्टॉल Axios, तो जब तक हमारा Axios इंस्टॉल हो रहा तब तक हम लोग अपने जो ऐप है, क्योंकि मैंने बताया है मैंने बिल्कुल इंस्टॉल ही किया है, तो इस पर ये जो सारे कोड हैं इन कोड को हमें हटाना होगा।
तो इन सभी कोड को मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे RAFC आप ES7 करके एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हो। क्या हो गया मेरा भाई, RAFC या सजेशन आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। यहाँ से मैं इंडेक्स CSS फाइल को भी रिमूव कर दे रहा हूँ क्योंकि हमें इन सब की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं सिंपली बूटस्ट्रैप की मदद से एक छोटा सा फॉर्म क्रिएट करेंगे और उसी की मदद से हम लोग सारी चीज़ों को हैंडल कर लेंगे, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पे राउट्स नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, आप राउट्स भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। मैं चीज़ों को सिंपल रखना चाह रहा हूँ, वैसे भी वीडियो लॉन्ग हो चुकी है, ठीक है। और ठीक है, तो यहाँ पे हमारी app.css फाइल है, index.css फाइल है और हमारी ये app.jsx फाइल है, ठीक है। आप चाहते हो यहाँ पे और क्या करना है मेरे भाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग को दो बनाने कंपोनेंट्स बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एक कंपोनेंट हम लोग बना लेते हैं प्रोडक्ट, क्रिएट प्रोडक्ट बना लेता हूँ, क्रिएट प्रोडक्ट .jsx। एक हमारे पास क्रिएट प्रोडक्ट .jsx फाइल है RAFC से, इसको भी कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं हम लोग इस तरीके से, ठीक है। और एक फाइल हम लोग और क्रिएट करते हैं जिसका नाम रहेगा हमारे डिस्प्ले प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्ले प्रोडक्ट PRODUCT डिस्प्ले प्रोडक्ट .jsx, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्ले प्रोडक्ट .jsx हो गया, इसको भी RAFC कर लेते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्ले प्रोडक्ट चीज़ें हो गई। अब सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग भाई, क्या अपना फ्रंट एंड को चालू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे npm run dev, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट वाइट के अंदर स्क्रिप्ट यही होती है और रिएक्ट ऐप के अंदर npm स्टार्ट होता है। सिंपली नॉर्मली आप पैकेज को इंस्टॉल करके npm स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप रिएक्ट ऐप के साथ हैं। मैं यहाँ पे वाइट के साथ हूँ, इसलिए मैं इस तरीके से npm run dev कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आना है और एक हम लोग बूटस्ट्रैप का CDN यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अभी आपको सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, कैसे फ्रंट एंड से डेटा बैक एंड पे जा रहा है और कैसे बैक एंड से डेटा डेटाबेस पे सेव हो रहा है और किस तरीके से बैक एंड से डेटा हमारे फ्रंट एंड में आ रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। तो हम लोग उस चीज़ को भी करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमारा जो फ्रंट एंड का सर्वर है सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो ये हमारा सक्सेसफुली चल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा लोकल होस्ट 5173, आप रिएक्ट के साथ हो गए तो 3000 पोर्ट पे खुलता है और वाइट वो जो हमारा है बाय डिफ़ॉल्ट 5173 पोर्ट के साथ ओपन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऐप जो है लोड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बूटस्ट्रैप पे आते हैं, डॉक्स पे आते हैं या सिंपली यहाँ से डॉक्स पे आते हैं और हमारा जो स्टार्टिंग टेम्पलेट है उसे यूज़ कर लेंगे। यहाँ से हमें सिर्फ CSS का CDN चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। हमें CSS का CDN चाहिए और ये हमारे पास CSS का CDN आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे CDN की लिंक आ गई हमारे पास। सिंपली आपको अपने index.html फाइल के अंदर आना है। यहाँ पे मैं टर्मिनल को थोड़ा सा नीचे कर ले रहा हूँ, ठीक है। ये हमारी फाइल लोड हो रही है यहाँ पे और ठीक इस मेटा टैग के नीचे हमें अपने इस कोड को पेस्ट कर देना है। ये इस तरीके से यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। फाइल को सेव कर लेना है। आप अपने रिएक्ट ऐप के अंदर बूटस्ट्रैप CSS को यूज़ कर चुके हैं हम लोग, ठीक है, मतलब लिंक कर चुके हैं, ठीक है मेरे भाई। अब हमारा जो ऐप कंपोनेंट है, इस ऐप कंपोनेंट, ये जो हमारा ऐप कंपोनेंट है, इसके अंदर हम लोग अपने दो कंपोनेंट को कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे हालांकि इस काम को मुझे राउट्स के साथ करना चाहिए था लेकिन वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पे दो कंपोनेंट का कॉल करेंगे, आप दो अलग अलग राउट पर उसको रख सकते हो, ठीक है। अब ये यहाँ पे ऐसा हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है भाई, ये एरर कौन सी आ गई, हेड टैग के अंदर क्या क्या एरर आ गई, चेक कर लेते हैं। ओके, टाइटल गलती से नीचे चला गया, ठीक है। ओके, इसको थोड़ा सा हम लोग फॉर्मेट कर लेते हैं और इसके ठीक नीचे यहाँ पे टाइटल को पेस्ट करके इसे रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। कि यहाँ पे हमारा लोड हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे हेड एक बार और क्लोज है, इसको भी सही करके यहाँ पे फाइल हमारी लोड होगी सक्सेसफुली, index.html फाइल, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दो कंपोनेंट है। सबसे पहले ऊपर कंपोनेंट रहेगा हमारा क्रिएट प्रोडक्ट वाला, ठीक है। यहाँ पे आप उसको इस तरीके से लगा दोगे, क्रिएट प्रोडक्ट के, आई थिंक इंपोर्ट नहीं हो रहा, कोई नहीं, इंपोर्ट क्रिएट PRODUCT क्रिएट प्रोडक्ट फ्रॉम ./create प्रोडक्ट और यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्रिएट प्रोडक्ट कर देंगे। तो हमारा क्रिएट प्रोडक्ट का कंपोनेंट जो है यहाँ पे बन के आ गया है। यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है, ये हमारा लोड हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिएट प्रोडक्ट नाम का जो हमारा
कंपोनेंट है वो यहाँ पे सक्सेसफुली लोड हो चुका है। अब क्रिएट प्रोडक्ट के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ से कंट्रोल क्लिक करके आप इसके अंदर आ सकते हैं, इस फाइल के अंदर आ सकते हैं। अब यहाँ पे हमें अपना सबसे पहले तो फॉर्म को क्रिएट करना होगा, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, सबसे पहले फॉर्म को क्रिएट करना है। ठीक है भाई, फॉर्म को क्रिएट करते हैं। और इस डिव के अंदर हमें क्या चाहिए, डॉट कंटेनर चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमें क्या चाहिए, इसके बाद हमें चाहिए क्या चाहिए मेरे भाई, हाँ डिज़ाइन पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे हम लोग, फिर भी ठीक है। फॉर्म ग्रुप चाहिए हमें, फॉर्म ग्रुप चाहिए। इसके अंदर हमारे पास एक लेबल होगा और इसके बाद इस पर क्लास नेम होगी हमारे पास फॉर्म लेवल। और इसके बाद इससे हम लोग ऐसे करके यहाँ पे हम लोग डाल देंगे टाइटल। भाई अपने प्रोडक्ट का आप टाइटल दे दो। टाइटल देने के बाद यहाँ पे आपको देना है इनपुट। ओके, इनपुट यहाँ पे क्लास नेम हम लोग को देना है फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, फॉर्म कंट्रोल। और इसके बाद आप यहाँ पे प्लेस होल्डर दे देते हैं टाइटल के लिए इस तरीके से, और यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है मेरे भाई, और इससे चेक करते हैं कैसा आ रहा है हमें आउटपुट। ठीक है, परफेक्टली टाइटल आ रहा है और ये भी आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, बढ़िया। अब इसके बाद आप यहाँ पे H2 देना है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग प्रोडक्ट क्रिएट, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये भी सही है। और इसकी क्लास नेम हम लोग दे देते हैं, क्या क्लास दे देना है, क्लास नेम मार्जिन टॉप 5 है भाई, ऊपर से मार्जिन हट गया, थोड़ा सा नीचे है प्रोडक्ट। परफेक्ट, अब यहाँ पे टाइटल बन गया। अब हम लोग इसी तरीके से फटाफट और सारी फील्ड्स को भी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे और फील्ड्स को हमें क्रिएट करना है। तो टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, प्राइस हो चुका है, और क्या था मेरे भाई, टाइटल था, डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं हम लोग, DISCRIPTION डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ गया, यहाँ पे भी हम लोग डिस्क्रिप्शन लगा लेते हैं, DIS। टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, हमें यहाँ पे प्राइस चाहिए, प्राइस हो गया। ठीक है, प्राइस हो गया। और इसके बाद हमें यहाँ पे क्वांटिटी चाहिए, यहाँ पे क्वांटिटी आपने लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से हमारी क्वांटिटी हो गई। यहाँ पे भी मैं क्वांटिटी लिख देता हूँ। ठीक है, क्वांटिटी हो गई, क्वांटिटी हो गई। और इसके बाद चेक करते हैं। ठीक है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, प्राइस है, क्वांटिटी है। और यहाँ पे मैं काम करता हूँ, थोड़ा थोड़ा सा दे देता हूँ मार्जिन बॉटम 2। ठीक है, मार्जिन बॉटम 2। ठीक है, और सब जगह देना होगा हमें मार्जिन बॉटम 2। यहाँ पे भी दे देते हैं मार्जिन बॉटम 2, थोड़ा सा सही लगे फॉर्म, मार्जिन बॉटम 2। ठीक है, अब ध्यान दें आप कि टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, प्राइस है, क्वांटिटी है। एक बार बैकएंड पे चेक कर लेते हैं भाई और क्या थे हमारे पास, चेक कर लेते हैं क्या क्या और थे। टाइटल हो गया, प्राइस हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, क्वांटिटी हो गया, एक लास्ट बचा है हमारा इमेज URL। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे डिव क्लास करके हम लोग यहाँ पे एक और हमें चाहिए फील्ड, तो इसका नाम हम लोग यहाँ देख देते हैं इमेज, प्रोडक्ट इमेज। ठीक है, प्रोडक्ट URL डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने डाल दिया URL कुछ इस तरीके से। और ठीक है, ये हमारा कंटेनर है, कंटेनर के ठीक नीचे आपको यहाँ पे देना है बटन। और इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, लिख देना है, यहाँ पे लिखना है आपको क्रिएट प्रोडक्ट। और इस बटन की हम लोग क्लास नेम दे देते हैं, क्या क्लास नेम होगी, क्लास नेम होगी BTN प्राइमरी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ध्यान दें, यहाँ पे बटन आ गया। हमारा फॉर्म जो है पूरा सक्सेसफुली अच्छे से हमारा लोड हो चुका है। अब इस फॉर्म के लिए हम लोग सबसे पहले स्टेट वेरिएबल्स बनाने होंगे, तो सबसे पहले हम लोग स्टेट्स बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग बना ले रहे हैं कॉन्स्ट। अब आप ध्यान दें, आज मैं आपको एक और बेहतरीन तरीका सिखाने जा रहा हूँ कि आप यहाँ पे इस चीज़ को और कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कॉन्स्ट लेंगे, स्टेट लेंगे, इस तरीके से सेट स्टेट लेंगे, और इससे हम लोग यहाँ पे सिंपली यूज़ स्टेट पे भेज देंगे, क्योंकि हो सकता है हमारा फॉर्म बढ़ा है तो हम लोग कितने तरीके से स्टेट के तरीके से काम कर सकते हैं। तो इस चीज़ को भी हम लोग हैंडल करेंगे। यहाँ पे एक हम लोग बनाएंगे कॉन्स्ट हैंडल चेंज। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने एक हैंडल चेंज बनाया फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर हमारे पास 2 आर्गुमेंट ये फंक्शन ले रहा होगा। पहला आर्गुमेंट क्या हमारा ले रहा होगा, पहला हमारा आर्गुमेंट ले रहा होगा ई, जिसमें हम लोग इवेंट और टारगेट और वैल्यू सेव कराएंगे। और दूसरा आर्गुमेंट हमारा क्या ले रहा होगा, नेम। ठीक है, यहाँ से जो हम लोग नेम यहाँ से बाय डिफॉल्ट भेजेंगे वहाँ से। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पे क्या लिखना है, आपको लिखना है सेट स्टेट। सिंपली इस तरीके से सेट स्टेट लिखना है। सेट स्टेट के अंदर आपको इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट पास करना है, जिसमें स्प्रेड ऑपरेटर के अंदर आपको स्टेट डाल देना है, जिससे आपकी प्रीवियस वैल्यू अलग अलग तरीके से रहे। इसके बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से ऐसे लिखना है, जिसके अंदर आपको नेम पास करना है, और नेम के अंदर आपके पास कौन सी वैल्यू होगी, तो E.target टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे आपने इनपुट फील्ड के अंदर टाइटल के अंदर है, तो टाइटल के अंदर आपको कैसे देना है, सबसे पहले आपको लिखना है इस तरीके से वैल्यू। वैल्यू के बाद आपको लिखना है स्टेट। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है स्टेट डॉट टाइटल। ठीक है, और अगर टाइटल नहीं है, क्योंकि हो सकता है कंट्रोल कंपोनेंट अनकंट्रोल कंपोनेंट के बचने के लिए, और यहाँ पे आपको दे देना है ऑन चेंज, ऑन चेंज में आपको पास करना है इस तरीके से ई लगा के, जिससे आप इवेंट और टारगेट वैल्यू को एक्सेस कर पाओ। यहाँ पे आपको देना है हैंडल
चेंज हैंडल चेंज के अंदर आपको 2 आर्गुमेंट पास करना है। पहला नॉर्मल ई को पास करता है, दूसरा अपने कस्टम नेम को पास करना। तो यहाँ पे मैं टाइटल को भेजना है मुझे कुछ इस तरीके से, तो हम लोग इस तरीके से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने टाइटल को भेज दिया, यहाँ से इसको आप कॉपी कर लें। इसी तरीके से हमें हर एक फाइल के अंदर इस चीज़ को हैंडल करना है। तो जैसे यहाँ पे लोग हैंडल किया, कैसे हैंडल करना है, स्टेट डॉट टाइटल के बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, तो यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन भेजा और यहाँ पे आपने क्या भेजा इसको डिस्क्रिप्शन पे, इस तरीके से डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे आना है, फिर यहाँ से आपको इसको इस तरीके से करना है, स्टेट डॉट टाइटल डॉट डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका प्राइस, यहाँ से आपको यहाँ पे सिंपली प्राइस भेज देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमारा जो कोड है काफ़ी ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज है। तो यहाँ पे आप नॉर्मली क्या था हमारा भाई प्राइस था, तो यहाँ पे हम लोगों ने प्राइस भेज दिया। ठीक है, ओके, प्राइस भेजने के बाद यहाँ पे आपको फिर से इसे सेव करना है और प्राइस के बाद हमारे पास क्वांटिटी है, तो यहाँ पे फटाफट हम लोग क्वांटिटी भेज देते हैं इस तरीके से क्वांटिटी, और यहाँ पे ये QTY क्वांटिटी। ठीक है मेरे भाई, और यहाँ पे हमारा इमेज URL है, तो इससे भी हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे ये आ गया हमारे पास URL, ठीक है, URL आ गया और यहाँ पे भी हम लोगों ने URL को भेज दिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे हमें ऑन क्लिक लगाना है, जो यहाँ पे हम लोग बैकएंड पे अपनी रिक्वेस्ट भेजेंगे। इसका नाम रहेगा हैंडल सबमिट। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब यहाँ पे हैंडल सबमिट। अब देखें आपकी सारी फॉर्म वैल्यूज़ इसके अंदर आ गई। अब हमें क्या करना है, कॉन्स्ट लिखना है हैंडल HNDL हैंडल SUBMIT कॉन्स्ट हैंडल सबमिट। इसके बाद आपको इस फंक्शन को असिंक बनाना है, क्योंकि आप बैकएंड पे रिक्वेस्ट भेज रहे हो, इसलिए एसिंक्रोनसली होगा। और इसके बाद हमें यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक लगाना है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे हमें सिंपली कर देना है console.log, और ये हो गया आपका एरर। ठीक है, console.log.error हो गया। अब यहाँ से आप कैसे डेटा को भेजना होता है, इसके लिए आप जो हम लोगों ने वहाँ Axios में इंस्टॉल किया था, उस Axios को यहाँ पे सिंपली इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम Axios। बहुत बढ़िया। ठीक है, इंपोर्ट Axios से इंपोर्ट कर लेंगे इसको। ठीक है, अब एक काम करना है, जैसे मैंने बताया था कि बेस URL हम लोग ENV फाइल के अंदर डालेंगे, तो सिंपली आपको ये जो सोर्स फोल्डर है, इस सोर्स फोल्डर के अंदर आपको एक फ़ाइल बनानी है जिसका नाम आई थिंक सोर्स फोल्डर के अंदर नहीं, हमारा फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर आपको एक फ़ाइल बनानी है जो कि रहेगी आपकी .env। ठीक है, .env फाइल रहेगी। क्यों बाहर रहेगी, क्योंकि पैकेज.json लोड हो तो env फाइल भी हमारी लोड होनी चाहिए। ठीक है, सर्वर रीस्टार्टेड देख सकते हो, env फाइल चेंज। अब env फाइल के अंदर आपको यहाँ पे लिखना है, सिंपली आप ऐसे लिख सकते हो बेस ऐसे। तो जो आप हम वाइट के अंदर, जैसे रिएक्ट ऐप के अंदर रिएक्ट ऐप कन्वेंशन को हमें फॉलो करना पड़ता है, उसी तरीके से हमारा जो वाइट ऐप होता है उसके अंदर हमें एक कन्वेंशन को फॉलो करना पड़ता है। जब भी हम लोग एनवायरनमेंट वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, तो वो कन्वेंशन हमारा है कैपिटल में VITE वाइट, कैपिटल में आपको इस तरीके से लिखना है वाइट, और इसके बाद आपको इसके बाद लगाना है वाइट ऐप। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से लिखता हूँ वाइट बेस URL। तो यहाँ पे हम लोगों ने वाइट बेस URL डाला है। इसके अंदर आपको सिंपली अपने बैकएंड का पाथ दे देना है। जैसे कहाँ से पाथ आप दोगे, सिंपली यहाँ पे आए आप, और हम लोग यहाँ पे इस बात को कॉपी कर लेंगे यहाँ से, और अपने रिएक्ट ऐप के अंदर आएंगे और यहाँ पे इस बात को पेस्ट कर देंगे। बहुत बढ़िया हो गया। अब इसके बाद अपने क्रिएट प्रोडक्ट के अंदर है, यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, कॉन्स्ट डेटा इक्वल, अब देखो आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है Axios से आप कौन सी रिक्वेस्ट टाइप की भेजो, भाई मैं पोस्ट टाइप की बैकएंड रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, इंपोर्ट। ठीक है, क्योंकि ये रिएक्ट ऐप नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है, तो आपको यहाँ पे वाइट ऐप है, तो यहाँ पे आपको इसके कन्वेंशंस को फॉलो करना है। import.meta.env के बाद हम लोगों ने जो वहाँ पे अपना env फाइल का नाम डाला है, क्या नाम डाला है मेरे भाई, वाइट बेस URL डाला है। इसको आप यहाँ से कॉपी कर लो ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो यहाँ पे। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इसके बाद आपको ध्यान रखना, आपको इसका यहाँ पे प्लस लगाना है, क्योंकि हमारे कंप्लीट URL नहीं है। उसके बाद हम लोग याद होगा API है स्लैश, आप जो भी पाथ वहाँ पे याद हो, राउट बनाया तो V1 था, और इसके बाद हमारे पास क्या था, प्रोडक्ट था। ठीक है, इसके बाद ये बॉडी, वहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से गेट कर रहे हैं ना डेटा को, इस बॉडी है। अब इस बॉडी का भी ध्यान दो, वहाँ पे तो मैंने अलग अलग गेट किया है, लेकिन यहाँ पे तो मैं एक स्टेट के अंदर डाल के दे रहा हूँ, सिंपली इस स्टेट को पास कर देंगे। अभी हम लोग वहाँ पे हैंडल करेंगे इस चीज़ को। ठीक है, और इसके बाद एक इसके बाद हमारा हेडर्स होता है, तो वो इसे हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, जब हम लोग ऑथेंटिकेशन को डेवलप करेंगे तब हम लोग इस चीज़ को क्रिएट करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आपको इतना करना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे हाँ ध्यान रखें एसिंक्रोनस है, तो ये Axios रिक्वेस्ट हमारी अवेट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, कंसोल कराना है, क्या कराना है, console.log, और हमारा क्या हो गया, डेटा। भाई ये हो गया सिंपली REST API। आपने REST API वहाँ बैकएंड पे अपनी API क्रिएट की, उस API को फ्रंट एंड में हिट करा रहे हो आप, बिल्कुल इस तरीके से काम है। अभी आप ध्यान दें, क्या ध्यान देना है, अपने बैकएंड पे आएंगे, हम लोग कंट्रोलर्स में आएंगे। मैंने वहाँ पे एक चीज़ आप लोग को बताना मैं भूल गया, वो क्या चीज़ थी कि अगर बाय द वे एरर आती है, जैसे यहाँ पे आया मैंने, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया भाई ठीक है सब क्रिएट सही है, तो भाई मेरा प्रोडक्ट क्रिएट सक्सेसफुली और डेटा में डेटा आ जाए। अब आप ध्यान दो, वहाँ पे आप स्टेट भेज रहे हो ना, request.body.state। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, क्या दिखाता हूँ, console.log, यहाँ पे मैं भेज रहा हूँ request.body, ठीक है, और .state रिक्वेस्ट, क्योंकि वहाँ पे मैं स्टेट भेज रहा हूँ बॉडी के अंदर, तो स्टेट्स को गेट कर लेगा। ठीक है, अभी मैं हम लोग देख ले रहे हैं स्टेट। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और अगर बाय द वे कोई एरर आ जाती है, ठीक है, तो सबसे पहले उस एरर को क्या करा दो भाई, कंसोल करा दो, हम लोग को एरर पता चल जाए एरर क्या आ रही है। ठीक है, ओके, एरर क्या आ रही है वो हमें बता दो, और हमें एक रिस्पॉन्स भेजेंगे सर्वर को कि भाई कुछ तो हो गया है। ठीक है, रिस्पॉन्स.स्टेटस, यहाँ पे हम लोगों ने 400 भेज दिया। क्या एरर में भेज देंगे, एरर में हम लोग क्या भेज देंगे, ऐसे करके मैसेज, हाँ ठीक है, MSG मैसेज में हम लोग सिंपली इस एरर को वहाँ पे भेज सकते हो। आप कोई कस्टमर मैसेज भी भेज सकते हो अगर आप कुछ चाहते हो। और
अभी के लिए फिलहाल मैं इस एरर को भेज दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब देखो, अब आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। अब ये बैकएंड जो है हमारा फ्रंट एंड से कनेक्ट कैसे हुआ, कैसे कनेक्ट हुआ भाई, फ्रंट एंड उस पर्टिकुलर सर्वर की एपीआई पे हिट कर रहा है, ठीक है। और क्योंकि कोर्स ओरिजिन एरर ना आए, इसलिए हम लोगों ने अपने सर्वर पे ऑलरेडी सर्वर को बता रखा है भाई कि तुम कोर्स ओरिजिन को एक्सेस दे दो, ठीक है। यहाँ पे कोर्स एरर को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग इस पैकेज का यूज़ कर रहे हैं और इस मिडलवेयर को ऑलरेडी हम लोगों ने अपने सर्वर पे यूज़ करके रखा है, ठीक है मेरा भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी हमारा प्रोडक्ट क्रिएट का फॉर्म है, प्रोडक्ट क्रिएट फॉर्म पे हम लोग इंस्पेक्ट कर लेते हैं ताकि मैं कंसोल पे आपको डेटा भी दिखा सकूँ और नेटवर्क टैब के अंदर भी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख सकें, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ तब तक हमारा इंस्पेक्ट खुल रहा है, ओपन हो रहा है, तब तक हम लोग डिटेल्स पढ़ते हैं। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे डाला प्रोडक्ट 1, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग डाल देते हैं प्रोडक्ट 1 कुछ भी डाल देते हैं। प्राइस मैंने यहाँ पे 200 डाल दे रहा हूँ, क्वांटिटी हम लोग 20 डाल दे रहे हैं। और यूआरएल हम लोग यहाँ पे कोई ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल से कोई प्रोडक्ट्स ले लेते हैं, उसका एक इमेज यूआरएल ले लेते हैं। उस यूआरएल को हम लोग यहाँ से अपने बैकएंड में भेजेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे आप सिंपली प्रोडक्ट इमेजेस सर्च करते हैं हम लोग। यहाँ पे सिंपली आप प्रोडक्ट इमेजेस को सर्च कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इस प्रोडक्ट को ले लेते हैं, इस हमारे हेडफोन को ले लेते हैं और इसका हम लोग इमेज यूआरएल को यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे इमेज लोड हो रही है और यहाँ से मैं इसकी कॉपी इमेज एड्रेस कर लूँगा और यहाँ पे हमारे रिएक्ट ऐप के अंदर इस यूआरएल को हम लोग पेस्ट कर देंगे। यहाँ से हम अपने कंसोल टैब को ओपन कर लेते हैं और ठीक है, और यहाँ से मैं जैसे क्रिएट प्रोडक्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट हिट हुई है, यहाँ पे एरर आ गई है भाई, ठीक है। क्या एरर आई है चेक कर लेंगे हम लोग, ठीक है। सिंपली आपको राउटर पे आना है, नेटवर्क टैब पे आना है, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट 204 404 देखो एरर आ गई ना हमारी, जो वहाँ पे हम लोगों ने एरर वाला मैसेज भेजा था, ध्यान दिए होंगे। कैन नॉट पोस्ट /API/v1/product, यहाँ पे देख सकते हो 2 URL। आप अपना एड्रेस पे जाके देख सकते हो भाई क्या हमारा पाथ यही है। तो आप ध्यान दो, यहाँ पे 500 के बाद 2 URL आ रहे हैं, इस चीज़ को मतलब 2 URL करो, मैं 2 स्लैश आ रहे हैं, तो इस स्लैश को हमें सही करना है। तो सबसे पहले आप अपने क्रिएट प्रोडक्ट के अंदर आओ और यहाँ से /API को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। इस चीज़ को मैं सेव करता हूँ और अगेन ये जान के मैंने किया था, ठीक है, ताकि मैं आपको एरर दिखा सकूँ। तो हमारे आपने देख सकते हैं, मैं हमारी जो एरर का मैसेज जो मैंने डाला था वो मैसेज यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। आप रिस्पॉन्स पे देख सकते हो, ठीक है। हालांकि यहाँ तो रिक्वेस्ट इंडिकेट कर रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट एरर मैसेज दे दे रहा है, ठीक है। अब इसका क्या करते हैं, यहाँ पे मैं फिर से क्रिएट प्रोडक्ट करता हूँ। तो क्रिएट प्रोडक्ट पे हम लोगों ने दोबारा किया, हमारी बैकएंड में रिक्वेस्ट दोबारा जा रही है और ठीक है, चेक करते हैं। ओके, मैसेज ठीक है भाई। पेलोड पे क्या क्या गया आपका, डिस्क्रिप्शन गया, प्राइस गया, ओके, टाइटल गया, क्वांटिटी गया और यूआरएल गया। रिस्पॉन्स में क्या आ रही है, हमारी कोई एरर आ गई है। तो सबसे पहले एरर को चेक करते हैं कि एरर आई क्या है, ठीक है। ओके भाई, कोई एरर आई है, क्या एरर आई है, किस पे आ गई है, चेक कर लेते हैं। हमारा कोई वैलिडेशन का एरर आई है, ठीक है। ओके, ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यू 22 प्रोडक्ट वैलिडेशन फील्ड है, ओके ठीक है मेरे भाई। प्राइस और क्वांटिटी की बात को लेके हो रहा है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेट पे डेटा आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करो, अभी के लिए फिलहाल क्या करो, सिंपली प्रोडक्ट्स पे जाओ, ये जो नंबर है अभी के लिए इसको आप स्ट्रिंग कर दो, बाद में स्ट्रिंग हम टैकल कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग कर दो और यहाँ पे भी नंबर है, इसे भी मैं स्ट्रिंग कर दे रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। अभी के लिए सब कुछ हम लोगों ने स्ट्रिंग कर दिया है, ओके। यहाँ पे हमारा सर्वर रिस्टार्ट हो रहा है और मैं दोबारा से वहाँ से अपनी, जब सर्वर हमारा चालू हो जाएगा तब लोग दोबारा से वहाँ से रिक्वेस्ट को हिट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारा सर्वर हो गया, नहीं सर्वर भी नहीं हुआ। ये स्ट्रिंग वाली कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे फिर मुझे नंबर लगा के डेटा को गेट करना होगा, क्योंकि असल में जब आप फ्रंट से डेटा भेजते हो तो सारा जितना भी डेटा होता है जेसन फॉर्मेट पे आता है, बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग में ही होता है, तो इसलिए ठीक है। प्राइस और क्वांटिटी यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग कर सकते हैं, हालांकि इसको बहुत इजीली हम लोग नंबर पे कन्वर्ट कर लेंगे, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी आप फिलहाल स्ट्रिंग रखोगे और ये हमारा सर्वर ओपन हो रहा है, हो जाए एक बार ओपन, उसके बाद हम लोग अपनी रिक्वेस्ट को दोबारा से हिट करते हैं। तो आप देख सकते हो कि भाई किस तरीके से हमारा फॉर्म का डेटा इस पर्टिकुलर एपीआई पे जा रहा है, पेलोड हमारा जा रहा है। ये हमारा हेडर है 400, देखो बैड रिक्वेस्ट का मैसेज आ गया कि भाई ठीक है गड़बड़ है, कुछ बैड रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है। तो चेक करते हैं भाई, ठीक है, मेरा डेटा बेस सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है, मैं दोबारा से रिक्वेस्ट को भेज रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्रिएट प्रोडक्ट करता हूँ, ठीक है भाई। इस बार कोई एरर नहीं आई है, कोई भी एरर नहीं आई है, बहुत बढ़िया। 204 नो कंटेंट, क्या है, क्या दिक्कत है, चेक कर लेते हैं। रिस्पॉन्स हेडर, एक मिनट, यहाँ पे आते हैं, डेटाबेस कनेक्ट सक्सेसफुली, ठीक है। देखो मैंने वहाँ request.body.state किया, टाइटल आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, प्राइस आ गया, क्वांटिटी आ गया और आपका यूआरएल आ गया, ठीक है। क्रिएट प्रोडक्ट पे आए,
चेक करते हैं हम लोग क्या दिक्कत आ गई यहाँ पे। सबसे पहले आप अपने कंट्रोलर में आ जाओ, product.js में आ जाओ। तो आप देख सकते हो भाई मेरा फ्रंट एंड और बैक एंड आपस में कनेक्ट हो गया। बैक एंड उस API पे हिट कर रहा है और फ्रंट एंड उस API पे हिट कर रहा है और हमें request.body.state पे हमें हमारी वैल्यू मिल रही है। ठीक है भाई। टाइटल ठीक है, इमेज पे हम लोगों का एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर URL के अंदर हमारा URL है। ओके, टाइटल हमारा टाइटल है, प्राइस हमारा प्राइस है। ठीक है, क्वांटिटी हमारा क्वांटिटी है, URL हमारा URL है और डिस्क्रिप्शन हमारा डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है, कॉन्स्ट डेटा अवेट प्रोडक्ट डॉट क्रिएट, टाइटल के अंदर टाइटल, प्राइस के अंदर प्राइस, डिस्क्रिप्शन के अंदर डिस्क्रिप्शन और क्वांटिटी के अंदर क्वांटिटी, इमेज के अंदर हमारी इमेज है। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है मेरे भाई। फिर से भी चेक करते हैं तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है। वो यहाँ पे ऊपर देखो पहले मैं प्रोडक्ट क्रिएट सक्सेसफुली। ओके मैं कंसोल पे चेक करता हूँ ना यार। ये देखो भाई सक्सेस मैसेज है अपने पास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे डेटा पे मैसेज आ रहा है मेरे पास, क्या प्रोडक्ट क्रिएट सक्सेसफुली। यहाँ पे मैं हम लोग आते हैं अपने नेटवर्क डेटा MongoDB में आते हैं, चेक कर लेते हैं क्या हमारे डेटाबेस में स्टोर हुआ सक्सेसफुली। हाँ भाई स्टोर हो गया, चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से फ्रंट एंड कनेक्ट है, किस तरीके से बैक एंड में डेटा एक्सेस हो रहा है। आई होप मेरी सारी चीज़ों को आप समझ पा रहे होगे। ठीक है, request.body अगर आप वहाँ पे नॉर्मल मैं स्टेट के अंदर नहीं भेजता, मैं डायरेक्ट भेज रहा होता टाइटल डिस्क्रिप्शन, तो आप नॉर्मल request.body से एक्सेस कर रहे होते, लेकिन मैं उसको एक सिंगल स्टेट ऑब्जेक्ट के अंदर भेज रहा हूँ, इसलिए मैंने वहाँ request.body.state किया। तो जब तक ये यहाँ पे लोड हो रहा है तब तक हम लोग और देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीज़ें आ रही हैं भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करते हैं, ठीक है एक कंट्रोलर और बनाते हैं। ये देखो अब यहाँ पे ध्यान दो, एक बार फिर से समझ लो। तो आपने क्या बनाया भाई, आपने एक राउट बनाया। ठीक है, प्रोडक्ट नाम का राउट्स बनाया। ठीक है, उस राउट्स के अंदर एक कंट्रोलर है। कंट्रोलर की फंक्शनैलिटी क्या है कि फ्रंट एंड जब भी उस API पे हिट करेगी तो उस, क्योंकि पोस्ट रिक्वेस्ट है तो कोई ना कोई डेटा भेज रहा है वो, तो फ्रंट एंड आपका क्या कर रहा है, एक डेटा भेज रहा है जो हमारे स्टेट के अंदर आ रहा था। मैंने उस स्टेट के अंदर से इन सारी प्रॉपर्टी सारी वैल्यूज़ को एक्सेस कर लिया। नॉर्मली अपने डेटाबेस की जो क्वेरी होती है इंसर्ट कराने की, वो क्वेरी लगाई, उस पर अपना डेटा हम लोगों ने डाल दिया। उसके बाद जब हमारा सारा टास्क कंप्लीट हो गया तो हमने फ्रंट एंड के लिए एक मैसेज भेजा जो response.status 201 का था कि भाई ठीक है सारे प्रोडक्ट क्रिएट हो चुके हैं, जो मतलब जो भी प्रोडक्ट आपने भेजा वो क्रिएट हो चुका, और जो प्रोडक्ट क्रिएट हुआ उसका डेटा मैंने उसको भेज दिया। भाई सिंपल सी बात है, काम खत्म यार। तो ये ही नॉर्मल यही रेस्ट API है। तो ये इस तरीके से हम लोगों को काम करना है। अब इसके बाद गेट प्रोडक्ट, अब हम लोग यहाँ पे क्या बनाते हैं, गेट प्रोडक्ट की रिक्वेस्ट भेजते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा कैच है, इस कैच के अंदर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई। तो सबसे पहले तो ये जो हमारा मैसेज है ना, ये वाला कंसोल वाला और रिस्पॉन्स वाला, इस मैसेज को यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे। ऐसे कॉपी किया, इसको यहाँ पे लाया और यहाँ पे ला के इसको पेस्ट कर दिया ऐसे। ठीक है, पेस्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है कि आपने यहाँ पे इस चीज़ को पेस्ट कर दिया। आप देखें, अब क्योंकि गेट रिक्वेस्ट है और प्रोडक्ट हमें फेच करा के वहाँ दिखाना है ना, तो उसके लिए हमें कोई डेटा मंगाना तो है नहीं वहाँ फ्रंट एंड से, सिर्फ डेटा भेजना ही तो है। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, कॉन्स्ट डेटा, ध्यान रखेंगे क्योंकि बैक एंड है तो ये भी एसिंक्रोनस फंक्शन होगा। ठीक है, असिंक होगा ये भी। कॉन्स्ट डेटा इक्वल अवेट, ठीक है, कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू अवेट, और यहाँ पे आपको लिखना है सिंपली प्रोडक्ट, PRODUCT प्रोडक्ट, जो आपको पर मॉडल है। यहाँ पे आपको लिखना है फाइंड, सिंपली इस तरीके से आपको छोड़ देना। और जितने भी प्रोडक्ट आपके डेटाबेस के अंदर होंगे वो सारे प्रोडक्ट इसके अंदर चले जाएंगे। और यहाँ पे आपको सिंपली रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, यहाँ पे आपको 200 भेज देना है नॉर्मली। .json के अंदर आपको इस तरीके से भेजना है मैसेज कि भाई डेटा फेच हो चुका है सक्सेसफुली। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डेटा फेच, और यहाँ से आपको भेज देना है क्या, डेटा के अंदर क्या भेजना है, डेटा को यहाँ पे भेज देना। सिंपल सा काम बस। तो ये यहाँ पे हमारा गेट प्रोडक्ट्स हो गया। तो भाई देख सकते हो सिंपल सा राउट है गेट प्रोडक्ट का, गेट रिक्वेस्ट है। और यहाँ पे आपको मैं इसके राउट्स में भी चल के दिखा दे रहा हूँ कि क्या है। यहाँ पे आप राउट्स देख नहीं है, तो स्कीमा का है। ठीक है, यहाँ पे राउट्स है हमारा, तो राउट्स हम लोग ओपन करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ये product.js की फाइल है, इसे मैं ओपन कर ले रहा हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे गेट प्रोडक्ट का हमारा गेट प्रोडक्ट नाम का कंट्रोलर कॉल होगा, यानी जब फ्रंट एंड हमारा गेट रिक्वेस्ट हिट करेगा स्लैश प्रोडक्ट के अंदर, तो हमारी ये वाला कोड जो है, ये वाला कंट्रोलर की जो फंक्शनैलिटी है वो रन हो रही होगी। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है।
ओके, अब हम लोग आते हैं अपने इस पे ब्राउज़र पे, देखते हैं तब तक क्या हमारा जो MongoDB है वो लोड हो चुका है। तो हाँ, ये अभी तक लोड ही हो रहा है। ठीक है, हो जाए, ये लोड हो जाए। हम लोग जब मॉडल क्रिएट कर रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने प्रोडक्ट्स नाम से बनाया था, मॉडल का नेम प्रोडक्ट्स रखा था, तो वो प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ रहा है और ये थोड़ा सा लोड हो रहा है। ये लोड हो जाए तो हमें यहाँ पे हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है, देखो हमारा जो पहला डॉक्यूमेंट है, देखिए इमेज के अंदर हम लोगों ने इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। वहाँ पे आप देख सकते हो वो कितने टाइम पे क्रिएट हुआ, ये अपडेट हुआ, ये हमारा टाइम स्टैम्प्स आ रहे हैं, यहाँ पे क्वांटिटी आ रही, डिस्क्रिप्शन आ रहा, प्राइस आ रहा, टाइटल आ रहा, और ये हमारे ऑब्जेक्ट कह रहे हैं हमारी कलेक्शन की, जो हमारे डॉक्यूमेंट है, कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट, ये सारे कलेक्शन से ये डॉक्यूमेंट्स है, इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये इस डॉक्यूमेंट की ऑब्जेक्ट आईडी आ रही है। ठीक है, बहुत सही। अब इस डेटा को मुझे गेट करना है भाई अपने रिएक्ट ऐप के अंदर। हम लोग क्या करेंगे, इस डेटा को गेट करेंगे और यहाँ पे ठीक इसके नीचे मैं प्रोडक्ट्स को दिखाऊंगा, यहाँ पे ये डेटा को। ठीक है भाई, कैसे दिखाएंगे, चलो देखते हैं। तो अब क्या करना है आपको, सिंपली क्रिएट प्रोडक्ट पे आना है, या हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट और बनाए थे जिसका नाम है डिस्प्ले प्रोडक्ट, तो डिस्प्ले प्रोडक्ट पे आना है आपको। ठीक है, और डिस्प्ले प्रोडक्ट के अंदर आने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है। क्या बनाएंगे, वो रहेगा हमारा यूज़ इफेक्ट के अंदर। ठीक है, क्योंकि जब हमारा कंपोनेंट लोड हो तो उतने टाइम पे ये API हिट होनी चाहिए, तो इसलिए हम लोग इसे यूज़ इफेक्ट के अंदर बना रहे हैं। ठीक है, हमें लगा कैसे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे, कॉन्स्ट फेच डेटा, यानी फेच प्रोडक्ट्स भी आप कर सकते हो। इस फंक्शन को भी हम लोग एसिंक कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे ट्राई कैच दे दोगे। कोई एरर आ रही है तो भाई एरर दिखा दो, console.log पे यहाँ पे सिंपली क्या करना है, एरर, इस तरीके से एरर दिखा देनी है हमें। ठीक है, इसके बाद आपको आना है ऊपर, इंपोर्ट करना है आपको एक्सियोस को, क्योंकि आप बैकएंड पे हिट करोगे। तो यहाँ पे सिंपली आना है कॉन्स्ट डेटा इक्वल अवेट। ठीक है, और यहाँ पर लोग लिखेंगे एक्सियोस, क्योंकि गेट रिक्वेस्ट आप भेज रहे हो, गेट रिक्वेस्ट आप अपने ENV के बेस URL को आप एक्सेस करोगे। इम्पोर्ट डॉट मेटा डॉट ENV, ठीक है, ENV और वाइट बेस URL हमारा है। ठीक है, ओके, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर ले रहा हूँ, या यहाँ से ले रहा हूँ वाइट बेस URL, इसको इस तरीके से हम लोगों ने कॉपी कर लिया और ENV डॉट लगा के यहाँ पे हम लोगों ने ये दे दिया। इसके बाद हमें स्लैश क्या करना है भाई, सिंपली PRODUCT प्रोडक्ट, इस तरीके से। ठीक है, स्लैश प्रोडक्ट भाई। ठीक है, ठीक है, और नहीं, एक मिनट, हाँ शायद मुझे ENV भी लगाना है क्योंकि मैंने वो नहीं डाला हुआ था, तो इसको मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से ऐसे और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। तो इससे हमारा जो राउट है वो बन गया। अब क्योंकि गेट रिक्वेस्ट है, बॉडी में कोई डेटा भेजना नहीं, तो सिंपली हम लोग इतना करके छोड़ देंगे। हमें अब यहाँ पे डेटा मिल गया होगा। यहाँ पे एक स्टेट बना लेते हैं जिसमें हम लोग का रिजल्ट रहेगा द कॉन्स्ट, यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं प्रोडक्ट्स कॉमा सेट प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने इसको यूज स्टेट बना लिया और इसको इस तरीके से रख लेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको लिखना है सेट प्रोडक्ट्स के अंदर आपको लिखना है डेटा, ऑप्शनल चैनिंग डेटा डॉट डेटा, ये आपको इसके अंदर डाल देना है कुछ इस तरीके से। और इसके बाद इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करना है, कौन सा, फेच डेटा वाला, कुछ इस तरीके से फेच डेटा फंक्शन को आपको यहाँ पे कॉल करना है। डिस्प्ले प्रोडक्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट्स है इस पे हम लोग एक मैप फंक्शन लगाएंगे और इस मैप फंक्शन के अंदर एक डी रहेगा। और ठीक है, इस मैप फंक्शन के अंदर हम लोग अपने जो प्रोडक्ट्स के कार्ड होंगे उन कार्ड को हम लोग यहाँ पर रिटर्न कराएंगे। तो बूटस्ट्रैप पे आप आओगे पहले, और बूटस्ट्रैप पे आने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे कार्ड्स होंगे, उन कार्ड्स को आपको लेना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो हमारे कार्ड्स हैं, यहाँ पे मैं सर्च करके कार्ड्स ले रहा हूँ, बूटस्ट्रैप कार्ड, जिसमें हम लोग अपने प्रोडक्ट कार्ड को दिखा देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये वाला हमारा कार्ड है। इस कार्ड को मैं सिंपली यहाँ से ऐसे करके कॉपी कर लूँगा। ठीक है, इस कार्ड को आप लोगों ने इस तरीके से कॉपी कर लिया। यहाँ पे आना है, मैप के अंदर आना है, मुझे इस कार्ड को यहाँ पे सिंपली कॉल करा लेना है। यहाँ पे जो इमेज आ रही है इसको इस तरीके से करना है, और ये जो क्लास नेम है, ठीक है, कंट्रोल डी 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 डी, तो इस क्लास नेम को आपको क्लास नेम कर देना है कुछ इस तरीके से, क्लास नेम। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया और
और ये यहाँ पे ठीक है। और अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ जो हमारी इमेज आ रही है तो इमेज हमारे कैसे आएगी, तो उसका सिंपल सा तरीका है, डी के अंदर हमारी इमेज है, उस इमेज के अंदर हमारे पास URL है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे जो कार्ड टाइटल आ रहा है, इस कार्ड टाइटल को हम लोग ठीक है ऐसे करके D.title कर लेंगे, D.title कर लिया हम लोगों ने। यहाँ पे हमारा डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका D.tis डिस्क्रिप्शन होगा, यहाँ पे हम लोग D.pric प्राइस कर देते हैं अभी के लिए फ़िलहाल, ठीक है। तो ये हमारा डेटा है। अब ये फेच डेटा देखते हैं किस तरीके से काम करेगा। तो इस कंपोनेंट के नीचे आपको डिस्प्ले वाला जो कंपोनेंट है, डिस्प्ले प्रोडक्ट कंपोनेंट को आपको यहाँ पे कॉल करना है। जैसे आप कॉल करते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं कंट्रोल F5 करता हूँ और हम लोग अपने रिएक्ट ऐप को रीलोड करते हैं। हमारा ऐप यहाँ पे रीलोड हो रहा है। तो यहाँ पे ऐप यहाँ पे लोड हो रहा है। यहाँ पे कुछ एरर ओके ठीक है। यूज़ इफेक्ट हम लोगों ने डिफ़ाइन नहीं किया, यूज़ इफेक्ट हम लोग जाके डिफ़ाइन कर दे रहे हैं। यहाँ पे इसमें कोई नहीं है, यूज़ स्टेट है, यहाँ पे हम लोग नॉर्मली से यूज़ इफेक्ट को डिफ़ाइन कर दिए, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या एरर, सर एरर सॉल्व है, कोई एरर तो नहीं है। ओहो ठीक है। मैप फंक्शन तो क्या होता है ना कई बार कि भाई जब तक कि डेटा आ रहा है ना, हो सकता है तब तक मैप हमारा चल जा रहा हो। इस चीज़ को टैकल करने के लिए आप यहाँ पे ऑप्शनल चेनिंग का हम लोग यूज़ करते हैं इस तरीके से, ठीक है। ओके अब चेक करते हैं, ठीक है भाई यहाँ पे कंपोनेंट तो आ रहा है, ठीक है। ठीक है यूनिक की स्टाइल प्रॉप कुछ एरर है, इनको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये स्टाइल प्रॉप की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग स्टाइल दे देंगे कुछ इस तरीके से विथ, यहाँ पे हम लोगों ने दे दिया 18 रैम, ठीक है इस तरीके से। और यहाँ पे काम करता हूँ मैं, ये जो हमारा डेटा आ रहा है ना, इस डेटा को मैं कंसोल करा दे रहा हूँ। क्या मैं सही डेटा ले रहा हूँ, console.log, यहाँ पे डेटा कर दे रहा हूँ मैं इस तरीके से, ठीक है। कंट्रोल S करते हैं और चेक करते हैं। यहाँ से कंट्रोल F5 देख सकते हो, नीचे मेरा प्रोडक्ट तो आ गया है, प्रोडक्ट आ गया मेरा, ठीक है देख सकते हो, फैंटास्टिक। चाइल्ड की एरर आ रही है भाई कि की वैल्यू यहाँ पे नहीं है, तो मैं की को भी दे दे रहा हूँ जिससे मैं कोई भी एरर या वार्निंग ना मिले। तो जब भी आप मैप फंक्शन यूज़ करते हो तो उसके साथ आपको एक की वैल्यू पेयर भी देना होता है। तो यहाँ पे मैं की, आप ध्यान दिए होंगे कि हम लोग का डेटा के पास ऑब्जेक्ट ID भी आ रही है, तो सिंपली मैं D._ID यहाँ पे दे दूँगा, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो हमें एक भी एरर नहीं आ रही है। तो आप यहाँ देख सकते हो क्या बेनिफिट है मेरे भाई। ये यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली प्रोडक्ट क्रिएट, यहाँ पे हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट जा रही है, ये हमारी यहाँ पे डिस्प्ले प्रोडक्ट हो रहा है, ये हमारे यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा डेटा आ रहा है गेट रिक्वेस्ट वाला, ये हमारा नेटवर्क टैब है। आप नेटवर्क टैब पे चेक कर सकते हो कि आपकी गेट रिक्वेस्ट कैसे जा रही है बैकएंड पे। यूज़ इफेक्ट हमारा उस गेट रिक्वेस्ट को कॉल कर रहा है जब भी हमारा पेज रिलोड हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ, और यहाँ पे हमारा env फाइल है, जब हमारी फाइल डिप्लॉय होगी तो अगले वाले ट्यूटोरियल में हम लोग इस चीज़ को भी देखेंगे। तो ये वाला URL यहाँ पे चेंज होगा तो ऑटोमेटिक जितनी भी जगह आपका बेस URL लगा होगा वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो ये हमारा एक तरीका है नॉर्मल सा कि आप किस तरीके से बैकएंड पे API क्रिएट करोगे, किस तरीके से उसे फ्रंट एंड से जोड़ेंगे। तो ये बहुत छोटा सा एग्जांपल मैंने इसमें आपको दिखाया है कि आप यहाँ पे किस तरीके से डेटा बैकएंड में भेज रहे हो और किस तरीके से डेटा फ्रंट एंड से ला रहे हो और कैसे डेटा को सेव कर रहे हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस ट्यूटोरियल पे मज़ा आया होगा। इसके बाद ये एक नॉर्मल सा बेसिक ट्यूटोरियल था। इसके बाद वाले ट्यूटोरियल में हम लोग कंप्लीट ऑथेंटिकेशन सीखेंगे, मर्ज टैग को यूज़ करके उसमें हम लोग फिर से REST APIs को क्रिएट करेंगे विद इमेज अपलोड ऑल्सो, क्योंकि जब हम लोग इमेज को अपलोड करेंगे तो उसके लिए थोड़ा सा पैराडिज्म अलग हो जाएगा। तो उस चीज़ को हम लोग उस अगले वाले वीडियो में देखेंगे। उस वीडियो को कोशिश करूँगा मैं वीडियो शॉर्ट बने। इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझाई हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होगी और किस तरीके से डेटा फ्रंट एंड से कनेक्ट हो रहा है, किस तरीके से डेटा बैक एंड पे जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो एक बार हम लोग और रिवाइज़ कर लेते हैं जल्दी से। तो बैक एंड तो आप लोग आई होप क्लियर है।
तो यहाँ पे आपको सिंपली एक्सियोस की मदद से रिक्वेस्ट को हिट करना है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक्सियोस की मदद से गेट रिक्वेस्ट को हिट किया और यहाँ से जो भी वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सेंड कर रहा है वो डेटा में यहाँ पे मिल रहा था, ठीक है। और ये क्रिएट प्रोडक्ट जब हम लोगों ने यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट को भेजा था, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, बॉडी के अंदर डेटा डाल के दे रहे हो, जिसको हमारा बैकएंड क्या कर ले रहा है, एक्सेस कर ले रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो अवेट एक्सियोस डॉट पोस्ट, ये हमारा यूआरएल में आपने स्टेट के अंदर जो सारी वैल्यूज़ मैंने डाल के रखी थी, तो हमारा स्टेट के अंदर सारी वैल्यू यहाँ चली आ रही। और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट स्टेट करके कि ये यहाँ पे आपका डेटा आ रहा है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे डेटाबेस हमारा परफेक्टली काम कर रहा है। आपको मैंने डेटाबेस के अंदर प्रोडक्ट्स क्रिएट्स करके भी दिखा दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हूँ। फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगा। और यार अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और या वीडियो ख़राब लगा हो तो यार वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से कुछ ना कुछ तो करो, ठीक है। और मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल के साथ, धमाकेदार शुरुआत करेंगे। उसमें भी हम लोग कंप्लीट ऑथेंटिकेशन बनाएंगे विद OTP वैलिडेशन के साथ, बहुत सारी चीज़ें यार उसमें करने लायक, तो मज़ा आ जाएगा उस वीडियो में। तो अगर उस वीडियो के आप चाहते हो कि अपने पास नोटिफिकेशन पहुँचे तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ।